सो इस लेक्चर के अंदर हम या इस डिस्कशन के अंदर हम बेसिकली विजन की जो मैगजीन है सितंबर मंथ की जो मैगजीन है उसके साथ डील करेंगे। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। शुरू के जो दो टॉपिक हैं, एक तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। जो दो सितंबर मंथ की जो मैगजीन है उसके साथ हम डील करेंगे, रितेश, ठीक है, एंड ऋषभ। यस सर। हम हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला जो सितंबर मंथ में जो पहला टॉपिक है, जो जनरली विजन मतलब ऑर्गेनाइज करके देता है पूरा, उसमें पहला टॉपिक आता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या करंट अफेयर्स रहे सितंबर मंथ में, उसको हम देख लेते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर वो है सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो पहले तो हमको कंटेक्स्ट देखना होगा कि सोशल अकाउंटेबिलिटी क्यों, ये प्रोविजन क्यों आया। तो अभी राजस्थान में थोड़ी डिमांड चल रही है, स्टेट वाइड कैंपेन्स हो रहे हैं कि भाई सोशल अकाउंटेबिलिटी की कोई के लिए कोई लॉ लेके आया जाए और सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। तो ये सोशल अकाउंटेबिलिटी होती क्या है? ठीक है, राजस्थान के अंदर से ये निकल रही है, थोड़ा लॉ आ रहा है, वहां पे लॉ की डिमांड हो रही है, लाइक दैट। इस वजह से करंट अफेयर्स में था ये सितंबर मंथ 2021 के अंदर। और तो मतलब उस टाइम के करंट अफेयर्स के अंदर ही काफी था। और 2021 की सितंबर मंथ की जो मैगजीन है विजन की, उसके में इसके बारे में बोला हुआ है। तो इसमें जो पॉइंट है वो सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब जैसे वर्ड से पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है। तो ये क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ एक्शंस होते हैं या मैकेनिज्म्स होती है कुछ, जिसके थ्रू सिटीजन्स, कम्युनिटी या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया या फिर सिविल सोसाइटी वगैरह क्या करती है, पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल रखती है, उनको अपने कामों के प्रति अकाउंटेबल रखती है। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैं बोलना चाहूँ तो कुछ क्या है, वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म है, एक्शंस है, जिसके थ्रू सिंपली लोग या कम्युनिटी या फिर इंडिपेंडेंट मीडिया या फिर सिविल सोसाइटी, ये सब लोग है जो पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने काम के लिए अकाउंटेबल रखते हैं। और जो कॉमन टूल्स होते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि सोशल अकाउंटेबिलिटी एक बड़ी चीज है, तो उसके अंदर जो सब पार्ट्स आते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। तो उसके अंदर लाइक टूल्स जो होता है सोशल अकाउंटेबिलिटी के, वो होता है लाइक पार्टिसिपेटरी बजटिंग, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, सिटीजन रिपोर्ट कार्ड, कम्युनिटी स्कोर कार्ड, सोशल ऑडिट, एंड फाइनली और भी हो सकते हैं इसके अलावा एक सिटीजन चार्टर। तो इनको हम देख लेते हैं। इससे पहले रितेश, ये सब कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, तुम्हें कोई पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। बट सर एक क्वेश्चन है, ओके क्या ओके। सर हमारा कोई सेंट्रल लॉ नहीं है इसके रिगार्डिंग सर? नहीं, अभी कोई अभी सेंट्रल तक लॉ नहीं है सेंटर ने सोशल। लेजिस्लेट। नहीं, अभी तक कोई लॉ नहीं है मतलब ऐसा ओके। सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता हो, लेकिन इन फ्यूचर डिमांड हो सकती है, क्योंकि आजकल प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है, सोसाइटी में काफी प्रोग्रेसिवनेस दिखाई दे रही है। तो इन फ्यूचर ये डिमांड होंगी, और जिसको आप देख भी सकते हो कि राजस्थान के अंदर डिमांड रही है इसकी, स्टेट वाइड कैंपेन हुए हैं इसके लिए। तो राइट नाउ अभी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, ठीक है। ओके। यस सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके टूल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो जो सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने वाले टूल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले पार्टिसिपेटरी बजटिंग आती है एक्चुअली में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, पार्टिसिपेटरी बजटिंग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे लोग भी या सिटीजन्स भी, या उनके बिहाफ पे कोई एनजीओ या फिर उनके बिहाफ पे कोई भी सिविल सोसाइटी लाइक दैट, इसके अंदर बजट को क्रिएट करने में। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक चैनल होगा कोई, तो जो सिटीजन्स को की वॉइस को लेके आएगा, जो भी लोग बजट तैयार करते हैं उन तक उस वॉइस को लेके आएगा, सिटीजन्स की वॉइस को, कि उनकी क्या प्रायोरिटीज है, सिटीजन्स क्या चाहते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिसिपेटरी बजटिंग इंश्योर हो सकती है। ठीक है, तो ये हो जाता है पार्टिसिपेटरी बजटिंग। सिंपलेस्ट में ध्यान रखना है कि एक ऐसा चैनल हो जिसके थ्रू सिटीजन्स की जो वॉइस है, उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, वो आगे लाके रखी जा सके, जो भी लोग बजट तैयार कर रहे हैं उनके सामने। तो ये हो गई पार्टिसिपेटरी बजटिंग। अभी गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं पे ये चीजें फॉलो हो रही है थोड़ी। ओके। सेकंड है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। फिर दोबारा पता चल रहा है कि प्लानिंग है, तो जो प्लानिंग होती है, जो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो स्कीम्स आती हैं, उन सबके अंदर यदि एक कोई ऐसा चैनल हो जिसके थ्रू लोगों को भी इंश्योर किया जाए कि उनकी वॉइस भी उसमें मतलब कि रखी जा सके, तो वो आपकी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो गई। सिंपल सा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग, तो जितना भी हो रहा है वो सबकी चीजों की ट्रैकिंग की जाए, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग के अंदर आता है। तो इसमें कोई भी वेज हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू की पब्लिक या सिविल सोसाइटी या उनके बिहाफ पे कोई और पूरी ट्रैकिंग कर सके पूरे सिस्टम की। ठीक है, तो उसमें जो भी बॉटल नेक आते हैं या इनफिशियंसीज होती हैं या फिर करप्शन होते हैं, उनको रोका जा सके इसके थ्रू। तो बिल्कुल बात से पता चलता है ट्रैकिंग इसके अंदर पॉइंट है। उसके बाद आता है सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। एक्चुअली आई एम गेटिंग ए कॉल, 1 मिनट। ओके। अभी तो पब्लिक एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग बिल्कुल सिंपल होगा कि लोग है जो ट्रैक करे, उसको डिटेक्ट करे बोटलनेक्स को, इनसफिशिएंट इफिशिएंसीज को, करप्शन वगैरह को। अब आता है सिटीजन रिपोर्ट कार्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है ये भी, ठीक है, जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है। सिटीजन रिपोर्ट जो कार्ड है वो, तो सिटीजन रिपोर्ट कार्ड जो है, 1 मिनट यार, आई एम गेटिंग ए कॉल, जस्ट अ मिनट।
तो सिटीजन रिपोर्ट कार्ड का मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी पार्टिसिपेटरी सर्वे हो रहे हैं, ठीक है, और सारी चीजें हो रही हैं, उसमें फीडबैक हो सिटीजन की थ्रू क्वांटिटी फीडबैक वगैरह प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो वो फीडबैक वगैरह जो होता है वो सिटीजन रिपोर्ट कार्ड हो जाएगा। अभी बैंगलोर महाराष्ट्र के अंदर काफी ज्यादा चल रहा है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भी पब्लिक सर्विसेज वगैरह है उनकी किस तरीके की क्वालिटी है क्या नहीं है, वो मतलब कि क्या सेटिस्फैक्ट्री है वो क्वालिटी, मतलब जो सर्विसेज वगैरह है उसको उसको सिटीजन रिपोर्ट कार्ड के थ्रू मतलब कि एज ए फीडबैक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद कम्युनिटी स्कोर कार्ड की बात की जाती है। तो कम्युनिटी स्कोर क्या क्या होता है, ये एक मॉनिटरी टूल होता है जिसके थ्रू जो भी सर्विसेज प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस वगैरह है उन सब चीजों का डिस्कशन वगैरह होता है कम्युनिटी के अंदर, और उस बिहाफ पे स्कोर कार्ड वगैरह रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। स्कोर कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं। तो मतलब सारे के सारे टूल को मिला के जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो भी पब्लिक स्कीम्स है, उन सब चीजों को पूरी तरह से लोग उनको असेस कर सके कि क्या उनकी क्वालिटी ठीक है, क्या उनके स्टैंडर्ड ठीक है, क्या वो मतलब कि प्रॉपर है, और क्या वो एक्चुअली में मतलब कि पर्पज को फुलफिल कर रही है, और ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल भी बनाया जाए उस चीज के लिए। इन सब चीजों का रीजन है। सोशल ऑडिट जैसे होता है, सोशल ऑडिट भी एक नया कंसेप्ट काफी ज्यादा भी चल रहा है। तो इसमें यही होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिविल सोसाइटीज वगैरह जो भी चल रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी स्कीम्स चल रही है, लाइक मनरेगा वगैरह, सबकी सोशल ऑडिटिंग वगैरह की जाती है। तो सोशल ऑडिटिंग का पर्पज ये हो जाता है, उनकी ऑडिटिंग की जाती है, फिर उसके बिहाफ पे फीडबैक वगैरह दी जाती है, एंड आगे पॉलिसी मेकिंग में भी उसका बेनिफिट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट आता है वो आता है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है एक्चुअली में, इसमें एक पूरा मतलब कि ये एक पूरा एंटाइटलमेंट्स होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज के लिए सिटीजन है जो एम्पावर मतलब कि एंटाइटल्ड है, और उनका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, उनकी क्या क्वालिटी रहेगी जो सर्विसेज हैं। तो एक पूरा एक मतलब कि एंटाइटलमेंट्स होते हैं पूरे जिन सर्विसेज के लिए सिटीजन एंटाइटल्ड है, और साथ साथ उस एंटाइटलमेंट के साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाता है कि क्या स्टैंडर्ड रहेगा उनका, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, और फिर ग्रीवेंस रिडर्सल वगैरह के भी कुछ पॉइंट इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक्चुअली में सोशल अकाउंटेबिलिटी के अंदर आती है। ये सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ओके, कोई क्वेश्चन है आपका अब तक या कोई पॉइंट है आपका? कुछ भाई और क्लियर, मतलब जितने पॉइंट आपने बताया क्लियर हो चुके हैं वो, मतलब ये जिस तरह से ये पॉइंट्स है डिफरेंट वेज ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी है, जैसे कि हाँ पार्टिसिपेटिंग तो ऑर्गेनाइजिंग सोशल। ओके। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। और पता है इसका बेनिफिट काफी ज्यादा प्रीलिम्स में हो सकता है। सीधा आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हो कि जो सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज एंटाइटल सॉरी सर्विसेज जो एंटाइटलमेंट्स होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उनका एक पूरा परफॉर्मा एंटाइटलमेंट्स बना दिए जाते हैं, और उसमें उसका पूरा प्रोसीजर वगैरह, उसके स्टैंडर्ड वगैरह, यदि कोई नहीं फॉलो करता है तो क्या होगा, सब चीजों को इंश्योर कर दिया जाता है। तो प्रीलिम्स में भी आपको काफी हेल्प हो सकती है, और मेंस के अंदर तो कुछ ना ही सकता है कि सर सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने वाले टूल्स बताइए, तो वहां तो वो हो ही जाएगा, ठीक है। अब सोशल अकाउंटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी हम देखना चाहें, तो पहली बात तो सिंपल सी बात है कि ट्रेडिशनल जो मैकेनिज्म है उनको उनको दूर करने, उनको कंपनसेट, उनकी लिमिटेशंस को हटाने के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें बहुत ज्यादा मतलब कि आउटकम बेस्ड नहीं होते हैं वो मेथड्स। वो जनरली आप स्कीम्स लेके आ जाते हो, आपका फोकस केवल मतलब कि स्कीम्स वगैरह को लाने पे होता है, उनके आउटकम क्या निकल रहे हैं उनको आप ज्यादा असेस नहीं करते हो। तो जो लिमिटेशंस बनी हुई है, जो पहले ट्रेडिशनल मैकेनिज्म की वजह से जो लिमिटेशंस बनी हुई है, उनको ब्रेक करेगा ये। दूसरा हो जाएगा गवर्नेंस के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, इसको हम इंक्लूसिव गवर्नेंस बोल सकते हैं, जिसमें कि सुपरविजन जो है आपके सिटीजन भी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव एंड इंप्रूव्ड गवर्नेंस हो जाएगी। तो दूसरा सोशल अकाउंटेबिलिटी का बेनिफिट हो जाएगा। और सिटीजन एम्पावरमेंट तो हो गई, क्योंकि सिटीजन को खुद को लगेगा कि उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ चीजें हैं, और वो कुछ कर सकते हैं, वो अकाउंटेबल बना सकते हैं ऑफिशियल्स को, तो एक अवेयरनेस बढ़ेगी और सिटीजन एम्पावरमेंट भी होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। और या फिर ये सारी नीड्स भी बोल सकते हैं सोशल जो अकाउंटेबिलिटी उसकी रिक्वायरमेंट है, ये जो चीजें थी वो। उसके बाद आगे हम चलते हैं इसके अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जो सोशल अकाउंटेबिलिटी है ना, उसके अंदर क्या चैलेंज है सोशल अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए, ठीक है। सोशल अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए कौन कौन से चैलेंज हैं इंडिया के अंदर जो इंडिया फेस कर सकता है, ठीक है। तो उसमें पहला क्या है, रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म। काफी बार होता क्या है कि जितने भी लाइक ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, और जितना भी जो अपर हायरार्की में लोग बैठे हुए हैं, वो काफी बार वो लोग भी रिफॉर्म्स को नहीं लाना चाहते, ठीक है। क्योंकि इससे होता क्या है कि वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं बताना चाहते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई रिस्क क्रिएट हो, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। तो रिफॉर्म्स के बाद तो काफी बार रोका जाता है, डिटर किया जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाता है। तो जब इसी सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने वाले लॉज वगैरह लाए जाएंगे, तो काफी बार काफी जो पावरफुल लोग होते हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि इनको रोका जाए। तो पहला पहला तो हो जाएगा रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म। दूसरा जो है चैलेंज वो है, पहला चैलेंज है रेजिस्टेंस टू रिफॉर्म, एंड सेकंड जो चैलेंज है वो है कंप्लायंस ऑन पार्ट ऑफ सिटीजन। अब क्या लोग भी इस चीज में कंप्लायंस करेंगे, क्या जाएंगे सच में एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, या फिर वो दूर रहेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि लाइक बहुत सारे मस्कुलर मतलब पावरफुल लोग होते हैं, और वो सोसाइटी के अंदर ही होते हैं, वो लोग के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि लोग एक्चुअली में इन्वॉल्व हो, या फिर एक्चुअली में प्रॉपर स्क्रूटनी हो, या एक्चुअली में प्रॉपर ट्रैकिंग हो, क्योंकि इससे फिर उनको बेनिफिट नहीं हो पाता है। ट्रैकिंग पूरी होती है तो वो लीकेज वगैरह का जो बेनिफिट उठाते हैं वो उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे मस्कुलर एंड पावरफुल लोग भी रोक सकते हैं लोगों को एक्टिवली पार्ट कर लेने से, अपने इन्फ्लुएंस के बिहाफ पे। तो क्या कंप्लायंस ऑफ पार्ट ऑफ सिटीजन भी हैम्पर हो सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है, इंडिया के अंदर। थर्ड नंबर का चैलेंज जो है डिसरप्शन बाई पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट, तो सेम पॉइंट आता है। इसमें भी वही है कि जो पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट वगैरह है, और वो लोग जो है एक्चुअली में इसको रोक सकते हैं। फिर लैक ऑफ इफिशिएंट ग्रीवेंस रिडर्सल।
अब आपने लॉ भी ला के रख दिया एंड एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, मान लो सोशल ऑडिट वगैरह भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके रिड्रेसल के लिए आपने कोई प्रोविजन ही नहीं रखे हैं, तो वो फिर बेकार हो जाएगा सारी चीजें लाना। तो यदि प्रॉपर आप रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं लेके आओगे तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। तो प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म का ना होना भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे हमारी जुडिशियल का भी हाल है काफी ज्यादा, मतलब कि जुडिशियल के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ स्टाफ, लैक और केसेस पेंडिंग रहते हैं इतने लंबे टाइम तक। इन दैट सिचुएशन जो एफिशिएंट यदि ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं हुआ तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये सारे चैलेंज है, ठीक है, ये सारे के सारे चैलेंज है जो कि फेस कर सकते हैं हम जब हम सोशल अकाउंटेबिलिटी के एफर्ट्स को लेके आएंगे तब, ठीक है। उसके बाद अब नया इसमें इसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल्स की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि सिंपल वर्ड में हम बताएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें पहले तो क्या है, जानकारी। इसका एक प्रिंसिपल है जानकारी, आप मतलब इसके प्रिंसिपल्स के रूप में तौर पे इसको ले सकते हो। जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें जब सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है। तो भागीदारी मतलब इंक्लूसिव एंड इन्वॉल्वमेंट होता है, कुल मिला के पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन होता है। दूसरा होता है कार्यवाही। कार्यवाही का मतलब सिंपल सा है कि टाइम बाउंडेड एक्शन होंगे तो कार्यवाही हो जाएगी। फिर आता है सुरक्षा, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन होगा। ये सभी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, इसे हम 6 भागों में, 6 पार्ट्स में या 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले प्रसार बता दिया जो कि हो गया डिसमिनेशन, पहले मैंने जानकारी बता दी मतलब इन्फॉर्मेशन, दूसरा भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन, तीसरा कार्यवाही मतलब टाइम बाउंडेड एक्शन, चौथे नंबर पे सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, पांचवें नंबर पे सुनवाई मतलब सिटीजन राइट टू बी हियर। ओके, तो उनको सुना जाएगा। एंड जनता का मंच जो आपका छठे नंबर का पॉइंट है, इसका प्रिंसिपल है जनता का मंच मतलब कलेक्टिव प्लेटफॉर्म। एंड फाइनली प्रसार मतलब डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, तो प्रसार भी होगा। तो ये सारे इसके प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ऐसे मतलब कि कुल मिला के कि क्या किया जाए सोशल अकाउंटेबिलिटी को साउंड करने के लिए, इंपरेटिव्स क्या हो सकते हैं सोशल अकाउंटेबिलिटी लॉ को साउंड करने के लिए, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स है, ठीक है। क्या कौन सी दो चीजें हैं, दो चीजें एक साथ काम करेंगी तब जाके सोशल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी। पहला तो एक सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, जो कि सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस का प्लेटफॉर्म वगैरह हो। दूसरा हो इन्फॉर्म एंड मोबिलाइज सिटीजन। तो दो चीजें जरूरी है, पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, जो कि इंश्योर कर सके पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन वगैरह। और दूसरा जो पार्ट लेने के लिए सिटीजन जाने वाले हैं वो भी इन्फॉर्म्ड हो। वो भी कैसे हो, वो भी वेल इन्फॉर्म्ड हो और वो भी अच्छे से अपडेटेड हो, अवेयर हो। ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, मतलब एक्चुअली में जो डिसेंट्रलाइज जो लोकल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से एक्चुअली में एक्टिव रहे, इस चीज की रिक्वायरमेंट है, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है। और इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस की जरूरत है, और जो आरटीआई का जो सेक्शन 4 है, ठीक है, और आरटीआई वगैरह को थोड़ा सॉलिड किए जाने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, जैसे एक वर्ड होता है तो सब जगह आप इसको मेंशन कर सकते हो, मेंस आंसर राइटिंग में जब भी काफी जगह इसको मेंशन किया जा सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए, उनको एजुकेटेड किया जाए, उनको पूरी तरह से मतलब अपडेट किया जाए, तो इस तरह से मासेज के अंदर कैपेसिटी बिल्डअप होगी, ठीक है। एंड वो फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे, सोशल अकाउंटिंग करेंगे, ऑडिटिंग सॉरी सोशल ऑडिटिंग वगैरह करेंगे, तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी जरूरी है इसके लिए। एंड इसके अलावा जो क्या हो सकता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी जिनमें की मैंडेटरी हो, इस तरह से चीजें हो सकती है। और ग्रीवेंस रिडर्सल के लिए आप अच्छे से जा सकते हो। तो फाइनली इसका कंक्लूजन यही होता है कि अभी सेंट्रल लॉ की भी डिमांड चल रही है काफी ज्यादा, यदि सेंट्रल पे लॉ आ जाता है तो बहुत ही अच्छा वो रहेगा। स्टेट्स में तो राजस्थान जैसे में डिमांड हो ही रही है सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। और इसका एक फाइनल कंक्लूजन यही हो सकता है कि जल्दी से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, इसके इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, पार्टिसिपेशन का इंश्योर किया जाए, तो ये काफी फ्रूटफुल हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। कुछ सक्सेस स्टोरीज की यदि बात की जाए, सक्सेसफुल स्टोरीज जो रही हैं इस पर्टिकुलर सोशल अकाउंटिंग के अंदर, वो रही है लाइक, कुछ में आप एग्जांपल केरला का ले सकते हो। तो वहां पे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग चल रही है केरला के अंदर काफी, ठीक है। और बहुत सारे जो कैंपेन्स चल रहे हैं उन कैंपेन्स के थ्रू जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं लाइक एससी एसटी कम्युनिटी, वुमेन वगैरह, उनकी वॉइस को एक पुश मिला है, एक उनको आगे जाने का मौका मिला है। एक मजदूर किसान शक्ति संगठन है राजस्थान के अंदर, जो कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है सोशल ऑडिट के लिए। तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि मजदूर किसान शक्ति संगठन काफी अच्छे से सोशल ऑडिटिंग वगैरह के अंदर परफॉर्म कर रहा है राजस्थान के अंदर। और मनरेगा का आपको पता ही है, मनरेगा स्कीम चल रही है, उसमें भी सोशल अकाउंट ऑडिटिंग वगैरह की बात चलती रहती है। तो ये कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम है जिसके अंदर की सोशल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा रही है काफी हद तक। तो दिस इज ऑल अबाउट सोशल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी के। तो ये पहला टॉपिक था हमारा पॉलिटी के अंदर। रितेश और ऋषभ, तुम्हें कुछ पॉइंट बोलना है, ऐड करना है या फिर कुछ पूछना है? मेरा इसमें एक क्वेश्चन है सर कि जैसे सोशल अकाउंटेबिलिटी है, हमने देखा इसके बहुत से एडवांटेजेस है एंड इसका बेनिफिट जो स्पेशली देखा जा सकता है, जो हमने इसके पॉइंट्स पढ़े अभी, बेनिफिट पढ़े लोकल लेवल पे जैसे कि पंचायत लेवल हो गया, तो स्टिल अभी तक कोई लॉ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया इसके रिगार्डिंग। जैसे कि अभी डिमांड पर्टिकुलरली राजस्थान में उठी है और सेंट्रल लेवल पे भी अभी कोई लॉ एस्टेब्लिश नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं कि अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बना है।
रीजन सिंपल है, जैसा कि मैंने पहले भी साइड किया कि जो लोग अपर हैंड पे हैं, जो लोग मस्कुलर हैं, जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग एक्चुअली में पावरफुल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके के लोग आए। अब तक की सोसाइटी में प्रोग्रेसिव हमारी सोसाइटी थी, लेकिन इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी। अब तक अधिकारों की इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी, और एक्चुअली में इस चीज को इंश्योर करने की पावरफुल मस्कुलर लोगों ने कोशिश की है कि ये सब कुछ ना हो पाए, क्योंकि इसकी ऐसा सब कुछ होता है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो लोग लीकेजेस का बेनिफिट उठाते हैं, जो मस्कुलर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, और जो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं, हालांकि थोड़ा नेगेटिव साउंड होता है, लेकिन जो लोग हमारी गवर्नमेंट में भी हैं काफी हद तक, उनमें भी कुछ लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में अपने आप को अकाउंटेबल नहीं मानना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मेशन उन्हीं के हाथ में होता है, लॉ मेकिंग उनके हाथ में होता है, तो काफी बार वो अपने आप को उससे दूर रखते हैं। तो यही रीजन रहा। लेकिन जब आवाज ऊपर उठ रही है आज, और जब प्रोग्रेसिव सोसाइटी बहुत ज्यादा हो चुकी है और ग्लोबल कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन चीजों को ज्यादा लंबे टाइम तक रोका नहीं जा सकता है, और ये अच्छा भी रहेगा एज ए कंट्री वाइज काफी हद तक इस चीज को इंप्लीमेंट करना। तो ये रीजन रहे अब तक इंप्लीमेंट नहीं होने के। करो क्लियर। और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर सर अभी तक। ओके, तो हमने सोशल अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर लिया पूरा, उसमें देख लिया कि सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है, कौन कौन से सोशल अकाउंटेबिलिटी के टूल्स हैं। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि नीड क्यों है। उसके बाद हमारे सामने क्या चैलेंज है इंडिया के सामने सोशल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के अंदर। फिर हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स है सोशल अकाउंटेबिलिटी के। एंड फाइनली फिर हमने फाइनली जाके कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी देख ली, और फिर कुछ हमने इंपेरेटिव्स भी देख लिए जो कि सोशल अकाउंटेबिलिटी को साउंड करने के लिए रिक्वायरमेंट है। एंड फाइनली सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरीज भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हमारा पहला टॉपिक कवर होता है। अब हम आ रहे हैं पीपल्स प्लान कैंपेन के ऊपर। तो सेकंड टॉपिक है पीपल्स प्लान कैंपेन। ये भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा एसोसिएटेड है इन्हीं सब चीजों से, सोशल अकाउंटिंग वगैरह से। तो पीपल्स प्लान कैंपेन के अंदर क्या है, ये यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सन 2021 के अंदर। इसका दूसरा नाम ये भी है पीपल्स पीपल्स प्लान कैंपेन 2021, सबकी योजना सबका विकास, पूरा इसको इस तरह से बोल सकते हैं, सबकी योजना सबका विकास। एंड वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। तो वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड की इसमें बात हो रही है, सबकी योजना सबका विकास है, पीपल्स प्लान कैंपेन है, पीपीसी। ठीक है। और इसके अंदर ही एक जो है जीपीडीपी। जीपीडीपी क्या होता है? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया है इसके अंदर। तो आप देख लेते हैं जो पीपल्स पीपल्स प्लान कैंपेन है, इसके अंदर क्या प्रोविजन है। तो जो पीपल्स प्लान कैंपेन है, ये जब इफेक्टिव ये इफेक्टिव क्या है, एक इफेक्टिव प्लानिंग है, इफेक्टिव ये है इंश्योर करने के लिए किस चीज को कि जीपीडीपी हो पाए। जीपीडीपी का मतलब क्या होता है? जीपीडीपी का मतलब है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए है, और 2022-23 के फाइनेंशियल जो ईयर है, अभी 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको लाया गया है। और इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड ग्राम सभा की मीटिंग होगी, मतलब वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड पूरी तरह से ग्राम सभा की मीटिंग होगी, और पंचायती डेवलपमेंट प्लान वगैरह तैयार किए जाएंगे उन मीटिंग के अंदर। तो कुल मिला के इंक्लूसिवनेस आएगी, मतलब जैसा कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसी को ये भी बूस्ट कर रहा है थोड़ा। ठीक है, सोशल अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो पाएगी, क्योंकि लोग थोड़े बहुत अवेयर होंगे। और इसमें क्या होता है कि लाइक 29 सेक्टर्स होते हैं। लाइक 11th जो लिस्ट है, 11वीं जो लिस्ट है हमारी, जिसमें कि पंचायती लोकल गवर्नमेंट वगैरह की बात है, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह की बात है, वहाँ पे 29 जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके वल्नरेबल सेक्शंस का, है ना, उन सब चीजों की इसमें इंश्योरिटी वगैरह को सुनिश्चित किया जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि अभी लगभग जो ग्राम सभा के अंदर जो पूरे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैं लगभग 31.65 लाख, और उसमें से 14.53 लाख वुमेन्स है। तो काफी बड़ा वाइटल एरिया है, काफी बड़ा वाइटल एरिया है ये, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो अभी भी 70% जो पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है, गाँवों के अंदर है, और 30% पॉपुलेशन ही अर्बन है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो 70% पॉपुलेशन बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक है, तो उनको सभी उनकी वॉइस को ऊपर उठा के लाया जाए, उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाए, उनके लिए प्लान बने, उनके लिए स्कीम्स बने, उनके लिए सब चीजें हो, बहुत काफी ज्यादा जरूरी है हमारी कंट्री के विकास के लिए। क्योंकि आप भी बोलते हैं कि एक्चुअल जो इंडिया है वो गाँवों में ही बसता है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन आपकी गाँव के अंदर है। तो इसमें जीपीडीपी क्या है, जीपीडीपी बार बार बढ़ा रहा है, ये जो पीपल्स प्लान कैंपेन है, जीपीडीपी कुछ नहीं है, जीपीडीपी है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो जीपीडीपी को इंश्योर करने के कुछ बहुत सारे इन्होंने मतलब कि तरीके दिए हैं इसके अंदर। तो उन्होंने वही किया है कि पहले तो सबसे पहले 2 अक्टूबर से कमेंस किया जाएगा पीपल्स प्लान कैंपेन को, और इसमें एनवायरमेंट को क्रिएट किया जाएगा, कुछ सजेशन इनपुट लिए जाएंगे, इंगेजमेंट इंश्योर किया जाएगा डिपार्टमेंट्स का। उसके बाद में स्पेशल ग्राम सभा और ग्राम सभा की मीटिंग्स वगैरह को इंश्योर किया जाएगा, पंचायत साइन ऑफ जैसे कंसेप्ट इसके अंदर आएंगे, करंट प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह होगी। उसके बाद और आगे जाते हुए इसके अंदर एक तरीके से क्या करेगा ये, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा बाद में जाके। एंड बाद में फिर ये क्या, इसमें और आगे जाते हुए इसमें मिशन अंत्योदय जो सर्वे है उसका भी वेरिफिकेशन वगैरह, बहुत सारे इसके अंदर प्रोविजन है। कुल मिला के बेसिकली हम जानना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के ऊपर मेजरली इसमें फोकस रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 243 जी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने मैंडेट किया है ग्राम पंचायत के बारे में, और क्या मैंडेट किया है, टू प्रिपेयर इंप्लीमेंट जीपीडीपी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। तो जीपीडीपी जो होता है उसके 2 इसेंशियल फीचर्स हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के 2 स्पेसिफिक फीचर्स हैं। एक है विजन ऑफ व्हाट, टू प्रोवाइड ए विजन ऑफ व्हाट द पीपल वुड लाइक देयर विलेज टू लुक लाइक, कि लोग कैसा देखना चाहते हैं अपने विलेज को, इस तरीके के इसका प्रोविजन देना, इसको प्रोवाइड करना, इस विजन को प्रोवाइड करना। और सेकंड जो प्रोविजन है जीपीडीपी का, वो है गोल्स बनाना, सेट करना गोल्स, क्लियर गोल्स बनाना। ठीक है। एंड थर्ड जो इसका हम बोल सकते हैं कि एक्शन प्लान वगैरह को लेके आना। तो अब ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, इसे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्यों बोलते हैं? सेंट्रलाइज प्लान का मतलब होता है सेंटर से सब कुछ होगा,
सेंटर से सब कुछ होगा। गांधी जी ने भी बोला था कि हमारी जो मतलब कि अपवर्ड सिस्टम होना चाहिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो रियल इंडिया है वो गाँव में निवास करना चाहिए, तो ज्यादा रियल पावर गाँव को आप प्रोवाइड किया, वहां से ऊपर की तरफ मूव कीजिए। लेकिन हमने एक्चुअली में सेंट्रलाइज प्लानिंग को अपनाया था। लेकिन राइट नाउ वी आर इंश्योरिंग कि डिसेंट्रलाइजेशन भी इनफ अमाउंट में हो सके। तो पंचायती राज व्यवस्था को पावरफुल बनाना, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को पावरफुल बनाना, इन सब चीजों को पावरफुल बनाना, मतलब यही डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जब होता है, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि पीपल्स जो ये कैंपेन है, पीपल्स प्लान कैंपेन है, इसके बिहाफ पे यही तो किया जा रहा है ना कि पंचायत को इंश्योर किया जा रहा है कि उसको पावर को, उसको रिस्टोर किया जाए, उनको रिस्टोर ना किया जाए, उसको इंपावर किया जाए पंचायत को। तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही हो रहा है, या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग ही हो रहा है कि राज्यसभा लोकसभा में लोग बैठ के पंचायत के लिए प्लानिंग ना करें, वहां के जो लोग हैं खुद प्लानिंग करें खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग हो गया। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं यदि मैं आपको ये बताना चाहूँ, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है लोकल गवर्नमेंट की, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनती है। उसके बाद इनहेंस लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन काफी बेटर होता है। बेटर बॉन्ड बिटवीन द पंचायत एंड लोकल सिटीजन होता है। इससे क्या होता है, इनहेंस होती है अंडरस्टैंडिंग लोगों की अबाउट द डेवलपमेंट। इसके बाद टैपिंग होती है लोकल रिसोर्सेज की, लोकल पोटेंशियल की। इसके बाद होती है कैप्चरिंग होती है लोकल नीड्स की। ठीक है, और उसके बाद होती है प्रमोटिंग होती है इकोनॉमिक एफिशिएंसी की। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ जीपीडीपी जो है इसके अंदर लाने की कोशिश है। और मैंने आपको बताई दिया कि 29 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी 11 शेड्यूल होता है उसके अंदर, और उन सबके ऊपर फोकस किए जाने की यहाँ पे बात चल रही है। एक ग्राम सभा डैशबोर्ड बनाया जाएगा। ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या है, बेसिकली बता दूं तुम्हें। डैशबोर्ड क्या होता है, एक तरीके से कि पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का एक टूल है ये। इसमें क्या होता है कि कितनी मीटिंगें हुई पूरे साल के अंदर, कितनी बार लोग मिले वगैरह वगैरह, सबको पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इसको आप ग्राम सभा डैशबोर्ड बोल सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर और क्या प्रोग्राम किए गए हैं, उसके अलावा इसके अंदर जो पंचायती राज आपकी मिनिस्ट्री है वो कुछ गाइडलाइंस वगैरह तैयार करेगी जीपीडीपी के लिए और सर्कुलेट करेगी, और वगैरह वगैरह, ये सब चीजें इसके अंदर मेंशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीपल्स प्लान कैंपेन, जो कि सेकंड टॉपिक था आपका पॉलिटी सेक्शन के अंदर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के अंदर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है रितेश ऋषभ, या कोई पॉइंट है आपका, कोई इनपुट है आपका जो देना चाहेंगे आप? गुड सर, इसमें पॉइंट तो नहीं है, मतलब जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, मतलब आपने बहुत अच्छे वे से क्लियर कराया है इसे। तो इसका जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का मैं अपने व्यू इस तरह से देना चाहूँगा, मतलब मेन फोकल जो इसका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह से भी गवर्नेंस होगी पंचायत लेवल पे, क्योंकि पीपल मतलब जो रूरल एरिया के होंगे वो अवेयर होंगे प्रॉब्लम के रिलेटेड टू जो एसोसिएटेड विद रूरल एरिया है, उनके जो पर्टिकुलर लोकल एरिया। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। जैसे कि हाँ, तो यहाँ से जो डिसेंट्रलाइजेशन। कीवर्ड है वो निकल के डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग ही आता है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग कीवर्ड निकलता है। प्रीलिम्स के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं सीधा आ सकते हैं कि पीपल्स प्लान कैंपेन क्या है, सबकी योजना सबका विकास के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, या फिर कौन सा आर्टिकल पंचायत राज व्यवस्था से रिलेटेड है, कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। उसके बराबर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्राम सभा डैशबोर्ड क्या होता है, चार्ज स्टेटमेंट आ सकती है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं 11 शेड्यूल के अंदर। तो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटे छोटे से बनते हैं। और मेंस के बिहाफ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से आप इंश्योर करोगे एक्चुअली में कि सोशल अकाउंटेबिलिटी हो, उसको उसको ना लेते हुए किस तरह से आप इंश्योर करोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग और इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए। तो उस कंडीशन में आप इस चीज को इंसाइट कर सकते हो काफी। और फिर अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया कि इंक्लूसिव होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, टैपिंग ऑफ लोकल पोटेंशियल होगा, कैप्चरिंग ऑफ लोकल नीड्स होगा, सभी पॉइंटों को आप मेंशन कर सकते हो। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ऑल क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि इकोनॉमिक सॉरी पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर ही है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। तो क्यों न्यूज में था ये इस टाइम पे, एक्चुअली में हुआ क्या था कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक लोकसभा, मतलब कुल मिला के रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है, पेटिशन वगैरह कुछ आई थी वहां पे, तो 2 साल से भी डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है। तो जब ये करंट अफेयर बन गया तो अब थोड़ा डिप्टी स्पीकर के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ से, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी फायदे कारक हो सकता है। तो जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा के। ठीक है, वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, जब ऑफिस ऑफ स्पीकर का वैकेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, उस कंडीशन के अंदर जो ड्यूटीज फुलफिल की जाती है वो डिप्टी स्पीकर द्वारा की जाती है। आर्टिकल 94 के अंदर ये बोला गया है कि जब स्पीकर रिजाइन करेगा तो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, डेप्टी स्पीकर को देगा। ठीक है, और आर्टिकल 93 के अंदर बोला गया है एक्चुअली में कि द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सुन मे बी, जितना जल्दी हो सके, चूज 2 मेंबर्स, 2 लोगों को इलेक्ट करेगा, एक स्पीकर होगा एक डेप्टी स्पीकर होगा। इसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले स्पीकर नियुक्त हो जाएगा, फिर स्पीकर डिसाइड करेगा कि डेप्टी स्पीकर के चुनाव की डेट के बारे में। ठीक है, ये इसका प्रोविजन होता है। उसके बाद नो टाइमलाइन ऑन इलेक्शन, लेकिन एक्चुअली में आर्टिकल 93 के अंदर कहीं भी टाइमलाइन ऑन इलेक्शन की बात नहीं की गई कि भाई कितना टाइम हुआ, कितने टाइम इलेक्शन करना है, ये सब चीजें वहां पे नहीं लिखी हुई है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जनरली स्पीकर आता है, फिर डिसाइड करता है डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन को, और फिर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है। अब इसी के रिगार्डिंग हम कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड द डिप्टी स्पीकर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। उसमें डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड क्या क्लोज ऐड किए गए हैं, तो उसमें बता रखा है कि एक रूल नंबर 8 है। ठीक है, तो ये बताया कि बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विद इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ परफॉर्म, इलेक्टिंग ए डेप्टी स्पीकर विल ओनली स्ट्रेंथन इंडियन डेमोक्रेसी। तो यदि आप इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है, जो रूल्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा का जो रूल नंबर 8 है,
उसमें लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा लीव्स इट टू स्पीकर टू फिक्स डेट फॉर द होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, तो हम डील कर रहे हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा एंड द डेप्यूटी स्पीकर। तो इसमें रूल नंबर जो 8 है वो बताता है कि ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है रूल नंबर 8 के अंदर। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि इसका डेट कौन फिक्स करेगा, डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकर फिक्स करेंगे। पहली बात आपको याद रखनी है। रूल नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है कि 10 लोगों का एक पैनल ऑफ चेयरमैन होगा। जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो वो हेड करेंगे एक्चुअली में पूरे सिस्टम को, लेकिन वो एम्पावर्ड नहीं होंगे। जितना भी मतलब कि सब कुछ मिलता है ना स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को, उसके लिए वो एम्पावर्ड नहीं होंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, खत्म करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी लेने कोई क्वेश्चन होगा तो। अभी 17 लोकसभा के अंदर हो क्या रहा है कि 2 साल से कोई भी स्पीकर नहीं है। जनरली एक कन्वेंशन बनाया मोरारजी देसाई के टाइम से कि जो अपोजिशन से होता है उसको आप, सॉरी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है 2 साल से ना, स्पीकर बोल दिया सॉरी। हाँ, अभी मोरारजी देसाई के टाइम से एक कन्वेंशन बनाया जब उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी तब से कि जनरली अपोजिशन से डेप्यूटी स्पीकर होता है। और यदि यदि नहीं हो पाता है, अपोजिशन नहीं बनता है पावरफुल, तो उसमें फिर थोड़ा कंसेंसस बना के वो लोग बना देते हैं। लाइक एआईडीएमके से रहे थे जो लास्ट टाइम पे 16 लोकसभा में जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर थे वो एआईएडीएमके से थे। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल सा है कि पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर थोड़ा जरूरी है लोकसभा की फंक्शनलिटी को इंश्योर करने के लिए। अब मान लो स्पीकर को रिजाइन देना है तो किसको रिजाइन देंगे जब डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं तो। ठीक है, तो इसका डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्री सॉरी डेमोक्रेसी जो होती है, काफी अच्छा कीवर्ड है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है डिप्टी स्पीकर का होना, सभी पोस्टों का फुलफिल होना, भरा हुआ होना। ठीक है, तो इस वजह से जितना जल्दी हो सके डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को भरा जाना जरूरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेप्यूटी स्पीकर। ये सब कुछ था डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। ओके, इसमें तो मतलब कोई मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन इस है पे? कि जैसे कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट से जो लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी होगी, जो उसका लीडर होगा वो डिप्टी स्पीकर के पोजीशन पे होगा। तो अब अभी क्या लोकसभा में कोई भी ऐसी लार्जेस्ट नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल ओपोजिशन सकते हैं पार्टी? जो लीडर होगा, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो तो आप अलग बोल रहे हैं। जो तो अपोजिशन का जो लीडर होता है उसको तो वो एक अलग पोस्ट है। यहाँ पे बात चल रही है कि जो जो एक्चुअली में डेप्टी स्पीकर होगा वो कन्वेंशनली वो बिगेस्ट अपोजिशन जो पार्टी होगी वहां से होगा, वो लोग लेके आएंगे। इट्स नॉट लाइक कि वो मतलब अपोजिशन का लीडर होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ओके ओके ओके, बट जो अभी रिसेंटली कोई भी ऐसी बिगेस्ट ओपोजिशन पार्टी है उसका कोई भी मतलब उससे कोई अभी क्यों नहीं है, फिर वेकेंट क्यों है? अभी क्या कोई भी ऐसा बिगेस्ट ओपोजिशन पार्टी से कोई भी जो हाउस है उसमें तो ये कोई बताया वेकेंट गया नहीं ना कि भाई स्पीकर डिसाइड करता है कि कब इलेक्शन होगा, तो मे भी पॉसिबल स्पीकर ने वो इलेक्शन की डेट ही डिसाइड नहीं की है, कुछ ऐसा हो सकता है। और उसके पीछे वो एक रीजन दे सकते हैं कि भाई कोई बिगेस्ट पार्टी नहीं है, जैसे कि जब लोकायुक्त बिल बनना था उसमें जब अपोजिशन लीडर वगैरह की कुछ बात चल रही थी। ठीक है, नहीं मतलब कुछ था भी पीछे, उसमें भी एक अपोजिशन से कौन लीडर होगा उसकी बात चल रही थी, तो बोला जा रहा था कि जो अपोजिशन के लीडर होने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इस वजह से अपोजिशन का लीडर नहीं बन पा रहा है। तो ये सारे प्रोविजन उन्होंने बताए थे। तो ये थोड़ा सा मतलब कि वो लोग थोड़ा सा ये इच्छा नहीं है या फिर पता नहीं एक्चुअली में क्या रीजन है, लेकिन डेट देते हैं स्पीकर, और जब स्पीकर डेट देंगे तभी तो इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है उसी के ऊपर पिटीशन लगी हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ओके अंदर वो ओके भी यही पूछना चाह रहे हैं कि क्यों इलेक्शन नहीं हो रहा है। ओके ठीक ओके है, सर, क्लियर। तो जो सितंबर मंथ था, सितंबर मंथ के जितने भी आपके लाइक करंट अफेयर्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड बड़े इशू थे, जो मेजर इश्यूज थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं विजन के मैगजीन के। कुछ छोटी जो न्यूज़ें थी, छोटे इश्यूज जो थे उनको देख लेते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो इसमें तो वो जो छोटी न्यूज़ थी उसमें एक तो था कि अमेंडमेंट हुआ है अभी ऑल इंडिया सर्विस के जो रूल्स है 1968 उनके अंदर अमेंडमेंट हुआ है। इसका सिंपल सा प्रोविजन है, अब इसमें क्या कर दिया, पहले ये अलाउड नहीं था आईएएस आईपीएस आईएफएस जो फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वगैरह वगैरह को कि वो गिफ्ट ले सके फॉरेन डिग्निटरीज से, है ना, तो फॉरेन डिग्निटरीज से वो गिफ्ट नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी उसको अलाउड कर दिया है। पहले ऐसा प्रोविजन था कि केवल के लोग गिफ्ट ले सकते थे, तो अपने मतलब परिजन वगैरह अपने आसपास के रिलेटिव वगैरह जिनसे किनको कोई ऑफिशियल कनेक्शन वगैरह ना हो उनसे ले सकते थे, लेकिन अभी वो फॉरेन डिग्निटरी से भी ले सकते हैं। और लेकिन ये इसमें पॉइंट रखा गया कि 25,000 से ज्यादा का यदि कोई गिफ्ट होता है तो इसको भी आपको रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये छोटा करंट अफेयर एक था। दूसरा जो छोटा करंट अफेयर था वही था पीएम केयर्स के बारे में था। तो पीएम केयर्स के बारे में दिल्ली से सेंटर ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को कि पीएम केयर्स है एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है। और जब ये गवर्नमेंट फंड नहीं है, ठीक है, तो इस पे आरटीआई वगैरह भी आप नहीं लगा सकते हो। और पीएम के बारे में इसके लिए मतलब जो जो भी पिटीशन वगैरह लगी थी उसमें डिमांड की गई थी कि इनको स्टेट के पर्व्यू के अंदर लेके आओ। ठीक है, भाई इसको भी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर लेके आओ ताकि मतलब कि इसका आरटीआई वाटीआई हम सब कुछ लगा सके। तो वो मना कर दिया है, मतलब उन्होंने जो बोला है पीएम केयर्स फंड ने, वो उन्होंने बोला है कि ये एक्चुअली दिस नॉट है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये कोई गवर्नमेंट फंड नहीं। लेकिन जो इसके इसके कौन कौन इसको हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं पीएम केयर्स फंड के। ठीक है, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है, आपके मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, और आपके जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ये इसके क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो ट्रस्टीज होते हैं। ये क्वेश्चन फिल्म्स में आ सकता है और ये आपको मतलब की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक्स ऑफिसो ट्रस्टी के अंदर वो डाल देंगे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स वगैरह की। तो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि 3 के ही हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इनको ही इनका एक्स ऑफिसो ट्रस्टी बोला गया है। इसमें जो छोटी न्यूज थी आगे जाके वो एक आती है कि जो इंस्टीट्यूशनल राइट्स होते हैं, गवर्नमेंट एड जो होती है, एंड इंस्टीट्यूशन राइट, इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको गवर्नमेंट एड प्रोवाइड की जाती है।
है ना। तो वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसमें ये बोला गया है। तो इसमें यही बोला गया कि यदि गवर्नमेंट चाहती है, इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 को साइड करते हुए ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें आप ऐड दीजिए ही दीजिए। ऐड देना कोई कंपलसरी नहीं है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन दी गवर्नमेंट, कि उनके फंड वगैरह उनके पास है या नहीं है, या किस तरह से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिपेंड करता है। जो आर्टिकल 30 के अंदर मतलब एड वेड की बात हुई है, तो ये कोई फंडामेंटल राइट ऐसी नहीं है कि मतलब देना ही होगा एड गवर्नमेंट को, ठीक है। अब जब एड दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर बहुत सारी चीजें होती है, उनसे कंप्लाई करना पड़ता है जो इंस्टीट्यूट एड ले रहा है उसको भी। तो उसमें ये भी प्रोविजन है कि वो इंस्टीट्यूट यदि चीजों से कंप्लाई नहीं करना चाहता है, तो वो एड को मना कर दे, रिजेक्ट कर दे कि हमको नहीं चाहिए एड, है ना। तो फिर वो बच सकता है उनको, जो उनको जिससे उनको कंप्लाई करना है। और आर्टिकल 30 का जो पार्ट 2 है, उसमें बोला गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जब कोई ग्रांट किया जाएगा एड स्टेट के द्वारा किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन बिहाफ ऑफ लाइक, मतलब कि माइनॉरिटी वगैरह के बिहाफ पे, रीजन या लैंग्वेज के बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन था। और फिर फाइनली जो लास्ट पॉइंट था, उसमें ज्यादा आपको डीप में जाके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक था मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। तो एक इंडिया का खुद का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसको बोला जाता है INDEA। INDA क्या है? इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो ये पूरा एक मतलब कि एक तरीके का पूरा कंबाइंड में एक प्लान है पूरा, किस तरह से आर्किटेक्चर वगैरह को डेवलप करना है, इस तरह से पूरी सिस्टम को क्रिएट करना है, उसको अडॉप्ट मेघालय ने किया है अभी। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसको याद रखना है। इस तरह से हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन कंप्लीट होता है विजन का। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है आपके? नो सर, मुझे तो ऑल क्लियर है, अगर किसी और के डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ऋषभ, तुम्हारा कोई डाउट है? वैसे मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया है। यस, आई एम गुड सर। आपने कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी टॉपिक थे कवर कर लिया विद एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड वे फॉरवर्ड जो भी है, तो अब सारा टॉपिक क्लियर है। मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जितने भी इशू थे सितंबर मंथ के, वो क्लियर है। अभी तुम थके थोड़ी हो, आगे बढ़े हम सेकंड टॉपिक भी कर लें? यस यस सर, ओके अभी ओके, तो हाई चलो है हम सर। सेकंड टॉपिक जो है, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे इसको भी कंप्लीट कर ले, ताकि हमारा 1/4 पार्ट ऑफ मैगजीन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसी के बाद लगभग ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस का खत्म होता है, तो 23 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि अपने आप में एक चौथाई पार्ट होगा मैगजीन का, काफी बड़ा सेक्शन कवर हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। ओके। ओके ओके सर। तो इंटरनेशनल जो रिलेशन है, उसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है फर्स्ट क्वेड समिट। जो क्वेड जो है आपका QUAD, इसकी समिट अभी हुई है, फर्स्ट समिट हुई है, तो इसमें इसके बारे में बोला गया। तो सबसे पहले तो हम इवोल्यूशन देख लेते हैं क्वेड का कैसे हुआ है। तो कहीं 2004 से स्टार्ट हुआ है। सुनामी जब हुई थी, सुनामी जब आई थी, उस टाइम पे सुनामी कोर ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था 2004 के अंदर। तो वहीं पे इसके ट्रेसेस देखे जा सकते हैं, जो आज का क्वेड है उसके। ठीक है, अभी तो क्वेड 2.0 चल रहा है। तो वैसे देखते हैं 2004 के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ सुनामी कॉर ग्रुप हुआ था। 2006 के अंदर क्या हुआ, आर्क ऑफ फ्रीडम प्रपोज बाय जापान। आर्क ऑफ फ्रीडम कुछ प्रपोज किया गया जापान के द्वारा कि ऐसा कुछ हो, आर्क ऑफ फ्रीडम जैसा। फिर 2007 के अंदर क्या हुआ, क्वेड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है, फर्स्ट मीटिंग मालाबार एक्सरसाइज। तो 2007 के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ी ये चीजें। और जो क्वेड थे, क्वेड था उसका, एक्चुअली में क्वेड जो था उसका सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई, मालाबार एक्सरसाइज हुई उस टाइम पे। 2008 के अंदर फिर थोड़ा सा एक्चुअली में बाद में इसको थोड़ा सा डिम लाइट में डाल दिया गया, थोड़ा डिम डिम हो गया इसका सिग्निफिकेंस, कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह के डिसिपेटेड एज ऑस्ट्रेलिया इंडिकेटेड कंटिन्यूएशन ऑफ क्वाड में नॉट सर्व द सर्विस टेस्ट, तो थोड़ा डाउन हुआ है। बाद में 2011-12 के अंदर एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है बिटवीन क्वाड मेंबर्स, 2011-12 में। 2017 के अंदर क्वाड मीटिंग इन मनीला हुई है, यहाँ से ज्यादा प्रोमिनेंस में आ जाएगा कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए। और 2021 के अंदर फर्स्ट मैडम क्वाड समिट, पहली क्वाड की समिट हुई है, पहली समिट थी 2021 में। कोई बोले कि 2012 में हुई थी तो ये गलत है। 2021 में फर्स्ट समिट हुई है, फर्स्ट समिट हुई है क्वाड, ये आपको याद रखना है। तो रिसेंटली फर्स्ट एवन इन जो समिट हुई है वो हुई है। आप क्वेड के बारे में आप थोड़ा जानते हैं? ये तो हमने इवोल्यूशन देख लिया कि 2004 से इसके ट्रेसेस देखे जा सकते हैं। पहले सुनामी ग्रुप बना, फिर उसके बाद में मीटिंग वगैरह हुई, मालाबार एक्सरसाइज वगैरह हुई, फिर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इससे अलग करने की मतलब डिसिपेटेड इंटरेस्ट वगैरह की बात की थोड़ा सा। उसके बाद 2011-12 के अंदर ट्राइलेटरल मीटिंग हुई, 2017 के अंदर क्वेड की मीटिंग हुई मनीला के अंदर। लेकिन जो समिट होती है, जिसे बोलते हैं समिट, समिट पहली बार हुई है, मैडम क्वेड समिट हुई है 2021 के अंदर। तो क्या है क्वेड के बारे में तो देख लेते हैं। तो क्वेड एक्चुअली में इनफॉर्मल एसोसिएशन है, एक इनफॉर्मल एसोसिएशन, 4 कंट्रीज में है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्रीज के अंदर है। द ग्रुप मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007। आपको याद रखना कि पहली मीटिंग कब हुई है, ये पूछा जाता है, 2007 में हुई है। ऑन द साइडलाइन ऑफ द एसोसिएशन, एशियान क्या कुछ चल रहा था उसी की साइडलाइन में इसकी मीटिंग हुई 2007 के अंदर। यदि इसके ओरिजिन को हम देखते हैं, तो ओरिजिन देखते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, और एक 2004 का जो सुनामी का था, उसके साथ ये इसकी कुछ ट्रेसेस देखे जा सकते हैं उसके ओरिजिन के, है ना। उस टाइम पे 4 कंट्रीज आपस में कंबाइंड होकर साथ में आई थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा ओरिजिन तो तभी हो गया था। ठीक है। और ठीक है, और उस टाइम पे हुआ क्या, ये सब कुछ हुआ था, मालाबार एक्सरसाइज वगैरह हुई, सुनामी वगैरह हुआ। फिर इंडिया ने कंडक्ट किया था उस टाइम रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर इटसेल्फ। ठीक है। और बाद में जब रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर इटसेल्फ इंडिया ने स्टार्ट किया, तो इसको बाद में और भी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया, लाइक US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये लोग पास में आ गए, और इस तरह से ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए मतलब की चीजें चालू हो गई। और फिर उसके बाद में आगे जाके क्या हुआ, सेटअप काउंटर था बाद में चाइना का जो इकोनॉमिकल माइट है, जो मिलिट्री माइट है, उसको काउंटर करने के तौर पर इसको देखा गया। ठीक है। बाद में इस वर्जन को इसको लाया गया इसमें। ठीक है। इस वर्जन को डिसिपेट किया गया। और बाद में हुआ क्या, लैक ऑफ द कॉमन अप्रोच एंड विजन, ये बाद में ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया।
फिर थोड़ा सा हम भी उस टाइम सेंसिटिव थे चाइना को लेकर, क्योंकि इंडिया को भी अपने आप को डिजायर फॉर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के अंदर एंट्री करने के लिए चाह रहा था कि चाइना वगैरह सपोर्ट करते थोड़ा सा, तो इस वजह से हमने उस टाइम पे बिल्कुल भी इसके अंदर ज्यादा चाहा नहीं कि हम इन्वॉल्व हों, क्योंकि उससे फिर हम चाइना को नाराज कर देते, इस वजह से इसको ज्यादा हमने प्रोमिनेंस में नहीं लेके आए। 2017 के अंदर फिर दोबारा से चाइना का राइज हुआ, चाइना के थ्रेट्स आए, चाइना के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वगैरह देखे गए, तो फिर क्वेड 2.0 आया है बिल्कुल अपने नए अवतार में। ठीक है, और ये आउटकम ऑफ सब्सटेंशियल ग्राउंड वर्क 2017 से 2021 के लिए कॉर्ड 2.0 को रखा गया फिर बाद में। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको याद रखना, कभी पूछ ले कि कोर जो है उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत ही अच्छा इनके कीवर्ड्स हैं ये, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को पूरा मतलब पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रूल्स के ऊपर चले, ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है, अनार्की है, कुछ भी हेजीमनी है, लाइक चाइना भी जो भी कर रहा है वैसा है, कुछ भी, सब कुछ रूल्स बेस्ड हो, पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो रूल्स बेस्ड हो, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो एंड लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो, मतलब हर कोई अपने आप से मतलब कि नेविगेट कर पाए, सबका हो, कॉमन रिसोर्सेज हो सारी, और पूरा लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम हो, ऐसा नहीं हो कि फालतू में लोग ट्रेडिंग को रोक रहे हैं, मतलब जो लोग ट्रेड करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं, जबकि सारा जो पॉइंट आउट कर रहा है वो चाइना को पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि चाइना अपना जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, अपने आसपास के एरिया को अपने हथियार है उनके ऊपर भी रोक लगा रहा है, और लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम भी नहीं चलने दे रहा है, और रूल को तो मान ही नहीं रहा है, रूल्स वगैरह इंटरनेशनल रूल्स को तो काफी ज्यादा मतलब मान ही नहीं रहा है, तो इस वजह से ये सब कुछ टारगेट कहीं ना कहीं चाइना को ही करता है, और इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव था क्वेड का वो यही था। ठीक है, तो ये सब कुछ था, तो उसमें क्या है इंडिया के लिए, अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है क्वेड का, उस चीज को हम देख लेते हैं कि इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है क्वेड का, इस चीज को हम देखना चाहें तो बैलेंसिंग चाइना इन्फ्लुएंस, पहला तो जो इसका सिग्निफिकेंस है, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करना, क्योंकि हम चाइना से काफी सारे थ्रेट्स यदि महसूस कर रहे हैं बॉर्डर वगैरह के ऊपर भी, तो क्वाड के सपोर्ट से हम उन सब चीजों को बैलेंस कर सकते हैं ना। उसके बाद है वर्किंग विद क्वाड पार्टनर्स टू ऑफर अल्टरनेटिव टू चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाइक दैट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है, जो भी अल्टरनेटिव बना रहा है ट्रेड वगैरह करने के लिए, और जो भी कनेक्टेड, तो उसको उसको हम भी एक मतलब काउंटर देने के लिए चाहे हम चार कंट्रीज आपस में मिलकर, इंडिया इन तीन कंट्रीज के साथ मिलकर काफी कुछ कर सकता है। तो ये पहले हो गया बैलेंसिंग चाइना इन्फ्लुएंस, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, बैलेंसिंग चाइना इन्फ्लुएंस। सेकंड आता है राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक। देखो अभी इंडो पैसिफिक की इंपोर्टेंस काफी तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और इंडो पैसिफिक की इंपोर्टेंस इसलिए भी बढ़ रही है, लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, काफी हद तक ट्रेड यहाँ पे कंट्रोल होता है, काफी सारा ट्रेड मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता हुआ वहां से आता है, तो इंडो पैसिफिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट एरिया हो गया है। जनरली इंडो पैसिफिक जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेके और आप यहाँ तक चले जाइए, पूरा जो आपका एशियन कंट्रीज वगैरह जहाँ तक आती है उनका वेस्टर्न जो कोस्ट है वहां तक आप चले जाइए, ये पूरा ही इंडो पैसिफिक के अंदर काउंट होता है। सॉरी, ओके, तो ये सब इंडो पैसिफिक में काउंट होता है, तो ये क्योंकि राइजिंग इंपोर्टेंस इंडो पैसिफिक की बढ़ रही है, तो उसमें इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे पास इंडियन ओशियन है और काफी ज्यादा हमारे पास ये पूरा सी कोस्ट लाइन है वगैरह वगैरह, तो इस कंडीशन में यदि हम इसका फायर को यूटिलाइज करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं, उनके जो भी लाइक अभी हम बहुत सारे एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, तो उससे हम इंडिया को काफी फायदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करने के अंदर हम काफी ज्यादा, और अपना हमारी जो लोकेशन है उसको काफी अच्छे जियो पॉलिटिक्स के अंदर यूटिलाइज करते हुए, और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को काफी अच्छे से इवॉल्व कर सकते हैं। सप्लीमेंटिंग इंडियन डिफेंस कैपेबिलिटीज, तो इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, हम काफी ज्यादा कॉपरेशन एग्रीमेंट करके, लॉजिस्टिक ट्रांसफर एग्रीमेंट वगैरह करके अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, सर्विलेंसी वगैरह को बढ़ा सकते हैं, और इन सब कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट वगैरह करके। ठीक है, तो चाइना को इस तरह से भी हम काउंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद एडिशनल कोलैबोरेशन एंड इमर्जिंग थ्रेट्स, तो इसमें क्या होता है कि अभी आपको पता है कि लाइक चाइना बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है लाइक साइबर स्पेस, मैरीटाइम डोमेन वगैरह, सर्विलेंस वगैरह में काफी रोल चाइना मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड काम भी करवा रहा है इस तरीके की, तो उसको भी काउंटर करने के लिए इंडिया इस क्वाड का बेनिफिट उठा सकता है, तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया हो सकता है। तो ये सिग्निफिकेंस है। उसके बाद चैलेंज देख लेते हैं, चैलेंज क्या क्या है थोड़ा सा। तो चैलेंज जो है पहली बात तो कि इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया अदर बायलैटरल मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, तो आपको पता है कि इंडिया अपने एससीओ का भी मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है इंडिया, और इसमें जितनी भी कंट्रीज है सब एशियन कंट्रीज है, और यदि क्वेड का मेंबर बनता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि एक्चुअली में हम उनको उनके लिए मतलब एससीओ के लिए, ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स और एससीओ को नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ ले सकते हैं, तो फिर हमारी वहां पे जो प्रभुत्व है वो कम हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे बैलेंस बनाया जाए इन दोनों चीजों के बीच में, कि जो हमारे रीजनल ग्रुप है वो, और जो हमारा दूसरा जो जापान वगैरह के साथ क्वेड बन रहा है उसमें कैसे बैलेंस बना के लिया चले। दूसरा अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, दूसरी बात क्या है कि क्वेड जो है उसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली क्लियर नहीं है कि क्या है एक्चुअली में, क्या वो चाइना को काउंटर करना चाहता है ओपनली, वो भी नहीं बोल सकता है, एक्चुअली में क्या उनका पूरा सिस्टम है वो क्लियर नहीं है, तो जब क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता है और अपने रीजनल जो लोग हैं उनको अपना दुश्मन बना लेता है, तो वो भी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक अनक्लियर ऑब्जेक्टिव इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम है। अनरिजॉल्व इश्यूज, अब हमारे बहुत सारे इश्यूज है लाइक अमेरिका वगैरह के साथ भी, वो भी रिजॉल्व नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप जिसके साथ ग्रुप बना रहे हो उनके साथ आपकी इशू रिजॉल्व नहीं है, और यदि उनके लिए आप यदि काउंटर कर रहे हो अपने रीजनल ग्रुप्स को भी, तो ऐसी कंडीशन में आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक डायरेक्शन हो सकती है, दो धारी तलवार पे चलना हो सकता है, ये काफी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि अभी जैसे कोविड वैक्सीन का इनिशिएटिव था उसको ब्लॉक कर दिया गया, डब्ल्यूटीओ स्टिल ब्लॉक इट, एंड इंडिया गिविंग मतलब जो वैक्सीन यूएस वगैरह को दे रहा है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उसमें लाइक इंडिया हैज वर्कड विद द क्वाड कंट्रीज इन द सोलर अलायंस पेरिस अकॉर्ड एंड बट हैज नॉट येट साइन टू नेट जीरो, मतलब हमारी जो बॉन्डिंग क्वाड कंट्रीज के साथ है
वो भी इतनी ज्यादा डीपर नहीं है, उनके भी विजन क्लियर नहीं है, बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो कि इसको पूरी तरह से एक हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मतलब की दिक्कत करते हैं। हम बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं क्वेड की तरफ, क्योंकि वहां भी इंटरनली सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बताया जाता है कि जो क्वेड कंट्रीज है उनकी खुद की डिपेंडेंसी ऑन चाइना बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसके अलावा लाइक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन वगैरह जो है, उसमें इंडिया ने मतलब ओसाका ट्रैक साइन नहीं कर रखा है। ओसाका ट्रैक एक होता है जिसमें कि कुल मिला के टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर एक हमने ओसाका ट्रैक साइन नहीं किया, आपको याद रखना है। तो क्रॉस बॉर्डर जो भी डाटा फ्लो होता है उसके लिए ट्रैक है, उसको उसके अंदर एक मतलब कि बैलेंस उसको फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है ओसाका ट्रैक, जो इंडिया ने साइन नहीं कर रखा है। तो हमने ऐसी बहुत सारी चीजें कर रखी है जो कि हमको क्वेड कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे से अटैच नहीं करती है। तो ये अनरिजॉल्व जो इश्यूज है वो भी थोड़ा फ्रेजाइल बनाते हैं इंडिया को। ठीक है, उसके बाद क्या चैलेंज है इंडिया के सामने, वो है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम यूएसए। तो इंडिया के यूएसए के साथ भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यूएसए की तरफ से भी आते हैं। लाइक उन्होंने अभी ऑकस बनाया है, एयू के यूएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ यूके के साथ मिलके अमेरिका ने एक ऑकस बनाया है। और वो जो एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है वो क्वेड पहले से चल रहा है, उसको भी इन्होंने बना लिया, उसकी भी उन्होंने पूरी तरह से चीजों को स्पष्ट तौर पर नहीं किया है। और उससे नाटो उसमें नाटो में जो फ्रांस है वो ऑकस के बनने से नाराज हो गया है, क्योंकि फ्रांस को नुकसान हो रहा है उससे काफी ज्यादा। ठीक है, और फ्रांस को इतना सिग्निफिकेंट नहीं दिया अमेरिका ने, इस वजह से फ्रांस नाराज है। तो जो उसके ऑल वेदर जो फ्रेंड रहे या फिर जो नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, जो कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यदि अमेरिका कुल मिला के छोड़ के और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है ऑकस जैसे, उनको साथ यदि अमेरिका, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, ऐसा बोलना ही चाहिए, विश्वासघात यदि कर रहा है, ठीक है, उनके साथ यदि अमेरिका मतलब कि लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो इंडिया के साथ कितना रह पाएगा। मान लो हम अपने आप को पूरी तरह से थ्रो कर दे, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूँ मैं, अमेरिका उनके साथ लॉयल नहीं है तो किसके साथ लॉयल होगा, क्योंकि नाटो को तो रिप्रेजेंट अमेरिका ही करता है ना। तो उनके साथ लॉयल नहीं है, तो ऐसा मान लो कि हम क्वेड में अपने आप को पूरी तरह से थ्रो कर दो, फिर पता चले कि क्वेड जो है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है कि क्वेड भी अच्छे से इंडिया का सपोर्टिव में नहीं आ रहा है, अमेरिका सपोर्ट में नहीं आ रहा है, मतलब कल कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे। इस तरफ से हमने अपने रीजनल जो लोग हैं उनको भी नाराज कर दिया, और वहां से वो भी नाराज हो गए। तो कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल्स फ्रॉम यूएसए, तो यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल्स है। डाइवर्जन ऑन एक्सेप्टेबल रिस्क एंड कॉस्ट एंड चाइना इन्फ्लुएंस, तो ये सारी चीजें चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हम डायरेक्ट किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं चाइना के। तो ये सारे रीजन है, इन सब रीजन की वजह से इंडिया के सामने सारे चैलेंज है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड देख लेते हैं थोड़ा, इसका क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड हो सकता है कि कलेक्टिव एक्शन हो। ठीक है, कलेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से मतलब क्वेड को सक्सेसफुल बनाया जाए, उसके लिए कलेक्टिव एक्शन हो। मतलब आप जानते हैं कि क्वेड के अंदर जो कंट्रीज आ रही हैं, लाइक जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड अमेरिका, तो ये कलेक्टिवली $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन, जो कि काफी बड़ा वाइडल रोल है। इनका डिफेंस बजट जो सबका मिला के 800 बिलियन के आसपास है, जो कि चाइना को काफी अच्छे से आसानी से काउंटर कर सकता है यदि वो रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है चाइना तो। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एक्शन काफी इंपॉर्टेंट, वे फॉरवर्ड में कलेक्टिव एक्शन यदि लेते हैं तो उनका कंबाइंड डिफेंस काफी हेल्पफुल हो सकता है यदि ये मिलिट्री एक्शन या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपने आप को लाना चाहे तो। ठीक है, और क्या है वे फॉरवर्ड, क्या हो सकता है, तो पहली बात तो कलेक्टिव एक्शन है कि वे फॉरवर्ड हो सकता है क्वेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दूसरा हो सकता है नीड फॉर क्लियर विजन, तो इसमें यही बोला गया है कि क्लियर विजन की रिक्वायरमेंट है क्वेड के सामने। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका विजन जो है इंडो पैसिफिक को लेकर वो क्या सोचते हैं, कौन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन क्वेड है, क्या उनकी अप्रोच रहेगी, इस सबको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करने की जरूरत है। एक्सपेंडिंग द क्वेड, क्वेड को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, और मेंबर्स को बढ़ाया जा सकता है, और जो लोग की एक्चुअली में चाइना के जैसे थ्रेट फील कर रहे हैं या चाइना जिनको सप्रेस कर रहा है उनको इंक्लूड किया जा सकता है। नीड फॉर मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, और कुल मिला के मैरीटाइम डॉक्ट्रिन लेके आने की रिक्वायरमेंट है। मैरीटाइम डॉक्ट्रिन क्या होगी, ठीक है, तो इसमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव विजन हो, इंडो पैसिफिक कॉम्प्रिहेंसिव विजन हो। ठीक है, और फ्यूचर क्या मैरीटाइम चैलेंज है उनके लिए, मतलब कुल मिला के मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको कि हम यूज में ले सकते हैं स्ट्रेटेजिक, मतलब कि कुल मिला के प्लानिंग वगैरह करके। तो ये पूरा मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब ये है सब कुछ बिल्कुल एकदम अच्छे से प्लान हो कि क्या हो, क्या मतलब कि करना है इन फ्यूचर, क्या नहीं करना है, कौन कौन से टूल्स को यूज में लेना है, कौन से मिलिट्री कौन से नॉन मिलिट्री टूल्स रहेंगे, इस तरीके की डॉक्ट्रिन पूरी फिक्स हो। तो इस तरह से चीजें इंश्योर हो तो वो काफी अच्छा होगा। तो दिस इज ए वे फॉरवर्ड फॉर मेकिंग क्वेड सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है? ये सर एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे कि क्वाड एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है 4 कंट्री की, जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंड अमेरिका, तो सर फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है सर? देखो, फॉर्मल इनफॉर्मल सिंपल सा, जैसे इकोनॉमी में फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल इकोनॉमी का मतलब होता है जो पूरी तरह से जिसके डाटा वगैरह है, जिनके एग्रीमेंट वगैरह, मतलब जो लीगलिटी है, लीगल प्रोसीजर्स वगैरह है, और कुछ मतलब जिनको की स्टेटस दिया हुआ है वगैरह वगैरह, तो इस तरह से उसमें कुछ लीगलिटी इंश्योर हो जाती है, तो वो पूरा ऑर्गेनाइज होता है, तो उसे फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल मतलब अनऑर्गेनाइज है कि डाटा वाटा का कुछ पता नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा लीगलिटी वगैरह को इंश्योर नहीं किया गया है। तो इनफॉर्मल होने का मतलब होता है कि बस बन गया है, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई एग्रीमेंट्स वगैरह, ट्रीटीज वगैरह इस तरीके का बिल्कुल वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइज वे में इसको नहीं बनाया गया। इट्स इनफॉर्मल इन दैट वे। लाइक हम यदि यूएन की बात करें तो वो उसको हम फॉर्मल बोलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रीटीज है, बहुत सारे मतलब एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं, बहुत कुछ मतलब उसके लिए बनाया हुआ है। तो दैट इज मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है उसका एक्चुअली में, जो कि क्वेड के साथ नहीं है, इस वजह से इसे इनफॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ओके और कोई क्वेश्चन है आपका? सर। नो सर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड है उसको देख लेते हैं कि भाई अलग अलग जापान का क्या सिग्निफिकेंस है, ऑस्ट्रेलिया का क्या सिग्निफिकेंस है, यूएसए का क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो जापान का सिग्निफिकेंस है क्वेड के अंदर, तो मतलब जापान के बारे में सब कुछ क्वेड से लिंक करके हम कैसे देखते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जापान डिपेंड करता है हैवीली किसके ऊपर, ओपन सी लैंड्स के ऊपर।
वर्ल्ड से ट्रेड करने के लिए। तो ओपन सी लेंस के ऊपर लेंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है जापान, तो उसको क्वेड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चाइना के पास नहीं है, चाइना हेजमनी दिखाता है साउथ चाइना सी, लाइक ईस्ट चाइना सी वगैरह सबके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जापान को डायरेक्ट थ्रेट नजर आता है चाइना से काफी बार, तो इस वजह से क्वेड को काफी लाइमलाइट में लाना चाहता है, अपर हैंड पे रखना चाहता है। चाइना का असर है, वही बात है, साउथ चाइना सी के ऊपर तो जापान जापान अपने आप में इससे क्या करता है कि प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये जापान के कंसर्न है, इस वजह से वो क्वेड को काफी सपोर्टिव वे में क्वेड के साथ वो जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती है, तो चाइना ने रैपिड राइज किया है, चेंजिंग द कैलकुलस ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन इंडो पैसिफिक। ठीक है, नहीं सॉरी, चाइना का जो रैपिड राइज है उसने इस चीज को इंश्योर किया है कि ऑस्ट्रेलिया भी आके पार्ट ले कुल मिला के क्वेड के अंदर, क्योंकि एक्चुअली में हो क्या रहा है, काफी सारे, हालांकि डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जापान की, काफी ट्रेड उनका चाइना के साथ होता भी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन जिस तरह से चाइना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, जिस तरह से चाइना ट्रेड्स बैरियर क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से चाइना मतलब कि बॉटल नेक क्रिएट कर रहा है ट्रेड वगैरह के लिए, और मतलब कि साउथ चाइना सी वगैरह के अंदर, तो इस कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के भी जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर हो रहा है काफी हद तक। यूएसए का आपको पता ही है, यूएसए तो काफी फ्रंट पे है, मतलब कि अपने आप को चाइना के काउंटर में पा रहा है, या चाइना को काउंटर करना चाहता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक माइंड चाइना का एप्रीहेंड हो चुका है, और वो इन फ्यूचर मतलब कि चाइना का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको देखते हुए भी एप्रीहेंडेड है। उसके अलावा भी मतलब कि चाइना का जो मतलब इस तरीके का रूल बेस्ड ऑर्डर को ना फॉलो करना, ठीक है, इस तरीके का एटीट्यूड से भी मतलब अमेरिका खफा है, दुखी है। ठीक है, और चाइना की जो ग्रोथ है वो उसकी जो उसका जो मैनिपुलेशन है, उनका जो इंटरनल पूरा सेटअप है, जिसमें कि वो बहुत ज्यादा चीजों को रिवील नहीं करते हैं, और मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उससे भी अमेरिका काफी हद तक मतलब कि दुखी है। उसके अलावा वो सब चीजें चली रही हैं, तो इस वजह से भी क्वेड को अमेरिका भी अपने तरफ से किया था, इंडिया का हमने सब कुछ डिस्कस कर ही दिया है। तो ये सब कुछ था कि अलग अलग कंट्री किस तरह से क्वेड को मतलब कि क्वेड से अटैच है, क्यों क्वेड को प्रोमिनेंस में लाना चाहती है। ठीक है, अब जब क्वेड समिट अभी रिसेंटली हुई है 2021 के अंदर, तो उसमें लाइक बहुत सारे उसके की हाई पॉइंट्स हैं, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या उसके अंदर किया गया है, जो अभी जनरल मीटिंग जो हुई है उसमें। तो उसमें क्या किया गया है कि कौन कौन सी बातें की गई हैं, कौन कौन सी की हाईलाइट्स है, तो उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। लाइक कोविड के लिए क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है, क्लाइमेट के लिए क्या किया गया है, क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी क्या है, अदर क्या है। तो इसमें देखो कोविड के लिए तो वही है कि 1.2 बिलियन वैक्सीन को और इंश्योर करना है, डोनेट करना है। ये करेगा क्वेड के जो है ऑर्गेनाइज, क्वेड की जो कंट्री है वो चीज को इंश्योर करेंगे कि 1.2 बिलियन वैक्सीन और ज्यादा प्रोवाइड की जाए। उसके बाद बिल्ड बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी वगैरह इंडो पैसिफिक के अंदर हो सके। और एक ये ड्रिल किया करेंगे एक्चुअली में, हर साल एक एक्सरसाइज की करेंगे, 2022 से स्टार्ट हो जाएगी, पेंडेमिक प्रिपेयरनेस को लेकर, कि मतलब कोई पेंडेमिक आता है तो उसकी प्रिपेयरनेस के तौर पे। और एक 100 डेज मिशन इन्होंने बनाया है टू सेव इफेक्टिवली वैक्सीन एंड डायग्नोसिस वगैरह का 100 डेज प्लान है। कभी बोला जाए 100 डेज मिशन किससे लिंक है, तो वो भी क्वेड से ही लिंक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि G7 कंट्रीज ने भी बताया था कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, तो उसको ये पुश देंगे, उसको ये भी पुश देंगे, सपोर्ट करेंगे। और क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप को इन्होंने बात की है, इसमें यही है कि बहुत अलग अलग टाइप के डिलीवरी ट्रांसपेरेंट हो, हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और कॉपरेशन हो, रेस्पेक्टिव अप्रोच हो वगैरह वगैरह, इन सबकी बात की है। तो वही है कि ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसको भी मतलब बूस्ट करने की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और एक G7 का जो जो इनिशिएटिव है, एक अनाउंसमेंट है G7 की, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, उसके लिए भी इन्होंने बोला है। क्लाइमेट के ऊपर क्या कर रहे हैं लोग क्वेड वाले मिलकर, तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट के लिए इन्होंने तो क्या किया है, क्वेड शिपिंग टास्क फोर्स। ठीक है, तो इसमें ये कुल मिला के क्वेड शिपिंग टास्क फोर्स किसने लॉन्च किया, कभी आ जाता है तो बोल देना कि क्वेड नहीं किया इसको। तो इसमें क्या होगा, और टू फॉर्म ए नेटवर्क डेडिकेटेड टू ग्रीन एंड डिकार्बनाइजिंग द शिपिंग वैल्यू चेन। तो क्या होता है, शिपिंग की वजह से काफी ज्यादा ये देखा गया है कि कार्बनाइजिंग होता है, मतलब काफी ज्यादा पॉल्यूशन वहां से रिलीज होता है वगैरह, शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू भी काफी वहां से ईंधन वगैरह जो ईंधन जो बर्न होता है उसे, तो उसमें उसको डिकार्बनाइज करने के लिए और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, लो इमिशन और जीरो इमिशन शिपिंग कॉरिडोर बाय 2030 तक डेवलप करने के लिए बोला इन्होंने। उसके बाद इन लोगों ने क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी वगैरह इन सब चीजों के ऊपर फोकस करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन टास्क सर्विस टास्क फोर्स वगैरह, इसके निर्माण की भी बातें कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यदि कभी आ जाता है तो क्वेड से लिंक आपको याद रखना है। उसके अलावा भी क्या कर रहे हैं लोग, कुछ क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा 5G को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह बायोटेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबिलिटी जो होती है उनको किस चीज के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, और सब चीजों को सेमीकंडक्टर इंटरेस्ट को वगैरह करना। तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और फिर यदि और देखा जाए आगे, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ फेलोशिप प्रोग्राम भी आपस में चला रहे हैं कंट्रीज के अंदर। इसमें एक बढ़िया रखना, स्टेम, STEM, स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इनके अंदर, इन एरियाज के अंदर, इन फील्ड के अंदर आपस में कंट्रीज में स्कॉलरशिप वगैरह देना, ये सब फिलेंथ्रोपिस्ट काम वगैरह करना, और दूसरी जो अंडर शायद हो सकता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनको भी हेल्प करना वगैरह, ये भी कर रहे हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के डाटा वगैरह को आपस में चेंज करना, ताकि क्लाइमेट जो रिस्क है उसको मतलब देखा जा सके, उन सब चीजों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए भी एक ऑपरेशन वगैरह करने की बात कर रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट के अंदर ये इन्होंने समिट के अंदर बातें की हैं। ठीक है, तो ये क्वाड समिट थी फर्स्ट, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के दूसरे सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे हम। उससे पहले कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सही जा रहा है नहीं ना ये सेशन एकदम, मतलब ये सर ऑल क्लियर है सर। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली मैं लेके चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर निटिविटी को कवर कर लिया जाए, ताकि वन वे सॉल्यूशन हो जाए, एक बार में सब कुछ कवर। तो मैं इस कोशिश की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल हर पॉइंट के ऊपर ध्यान देते हुए। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है या फिर तेजी से चल रहा है?
मुझे लगता है कि ये अप्रोच सही है। नहीं, ठीक है सर इतना। ओके ओके, ये अप्रोच सही है ना, कि मतलब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया एक्चुअली में क्वेड का पूरा। जो इंटरनेशनल रिलेशन हम देख रहे थे, उसमें जो पहला टॉपिक था वो क्वेड था, क्वेड समिट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि ईयू की क्या इंडो पैसिफिक प्लानिंग है, पूरी इंडो पैसिफिक के लिए, कि ईयू कैसे क्या सोचता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ईयू वाले को। तो ईयू की स्ट्रेटजी है फॉर कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक। तो ईयू ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, उसकी बात यदि हम करें, तो पहली बात तो वाई ईयू को क्यों रिक्वायरमेंट बनी है इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी बनाने की खुद की। तो इसका रीजन है असर्टिव चाइना। ठीक है, तो देखो चाइना बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है, एक्सपेंशनिस्ट हो रहा है, और बिल्कुल साउथ चाइना सी और ट्रेड वगैरह को काफी ज्यादा वो हैम्पर कर रहा है, और अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करके पूरा अपने आप को एक इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ईयू को भी लग रहा है, यू मतलब पूरा जो भी यूरोपियन यूनियन है, जितनी भी जो भी मेजर मेजर कंट्रीज हैं, सबको लग रहा है कंबाइंड में कि अब हमें भी इंडो पैसिफिक अपनी खुद की प्लान बनानी पड़ेगी। तो इसमें जर्मनी ने पहले अपनी पॉलिसी बना दी है, और नीदरलैंड वगैरह भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। सितंबर 2020 में जर्मनी पहले ही पॉलिसी गाइडलाइन फॉर इंडो पैसिफिक रीजन बना चुका है। ठीक है, और क्योंकि यूएस और चाइना की काफी राइवलरी बढ़ रही है, उसकी वजह से इंटरेस्ट को इम्पैक्ट हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज के भी, क्योंकि काफी आपस में आज पूरा ग्लोबल विलेज है, कनेक्टिविटी है, पूरा ग्लोबल ट्रेड होता है। तो इस वजह से भी मतलब कि अब आना चाहते हैं इस चीज के अंदर, ये अपने ये भी खुद की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि काफी बड़ा रोल है इंडो पैसिफिक का अपने आप में। मैंने पहले भी आपको बताया, वियतनाम, सिंगापुर और साउथ कोरिया, मतलब वियतनाम, सिंगापुर, इंडिया, ये जितनी भी कंट्रीज है काफी तेजी से फ्लरिश कर रही हैं। काफी इंडोनेशिया वगैरह, सिंगापुर, वियतनाम, सभी कंट्री काफी तेजी से इनकी ग्रोथ की रेट है, काफी इनमें मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर काफी वाइटल रोल प्ले कर रही है। तो इस वजह से इसको इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इंडो पैसिफिक प्लानिंग बनानी होगी। इस वजह से ये भी लोग आ रहे हैं। फिर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, उसको भी इंश्योर करने के लिए किया जा रहा है। फिर अदर जो इमिनेंट इश्यूज हैं, दूसरे जो इश्यूज है जिसकी वजह से इनको अपनी प्लानिंग बनानी पड़ी, इंडो पैसिफिक प्लानिंग। ठीक है, उसका क्या रीजन रहा, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि सप्लाई चेन विजिलेंस को बढ़ाना है, थोड़ा सा काउंटरिंग करना है डिसइंफॉर्मेशन जो होता है उसको, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी है उनकी वजह से जो पोटेंशियल रिस्क आ रहे हैं उनको इंश्योर करना वगैरह वगैरह। इस वजह से पूरा अपना प्लान बना रहे हैं। तो जो स्ट्रेटजी है ईयू की इंडियन पैसिफिक को लेके, उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट है, उसके अंदर जो की पॉइंट है वो यही है कि पहले तो उनको सॉलिडिफाई करना है डिफेंस को। और इन्होंने भी यही बोला है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज लाइक अमेरिकन कंट्रीज है, रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की हमेशा बात करते आए हैं। ठीक है, और हमेशा उन्होंने रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करने की बात कही है। तो इस वजह से इसको प्रमोट करने के लिए, इसको अपहोल्ड करने के लिए और सॉलिडिफाई करने के लिए एक्चुअली में ये की पॉइंट है इंडो पैसिफिक जो, सॉरी, इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी जो ईयू की है उसका जो एक की पॉइंट है एक्चुअली। ठीक, उसके बाद प्रमोट करना है, और क्या की पॉइंट है इसके। उसके बाद इनको प्रमोट करना है लेवल प्लेइंग फील्ड करना, और फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद म्यूचुअल कॉपरेशन, सपोर्टिव ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस वगैरह। उसके बाद ईयू की मतलब कि साउथ कोरिया, जापान, इन सब के साथ पार्टनरशिप वगैरह को ये थोड़ा प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो नई टेक्नोलॉजी उनके ऊपर 5G वगैरह के ऊपर अच्छे से काम कर सके। उसके बाद और जितने भी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, इंडिया वगैरह सबके साथ, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के साथ में कॉम्बैट करना कंबाइंड वे में, इन सब चीजों के लिए इंडो पैसिफिक प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ एक्चुअल में ईयू भी आ रहा है इंडो पैसिफिक के लिए, अपनी खुद की प्लानिंग लेके, अपनी खुद की स्ट्रेटजी लेके। ओके, तो ये ईयू का था। इस पर कोई क्वेश्चन है आपका? ईयू का जो स्ट्रेटजी है वो हमने देख ली है पैसिफिक को लेके, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? इनको भाई इसकी जो स्ट्रेटजी है सेम है, समटाइम रिफ्लेक्ट करती है आप थोड़ा तेज बोला, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसके, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है जो मैं समझ पाया हूँ सेम है क्वाड के जैसे, मतलब जो क्वाड के ऑब्जेक्टिव है सेम है, जिनकी भी पॉलिसी है, मतलब जैसे कि डेमोक्रेटिक है, हाँ, रूल बेस्ड एक्चुअली में है। हाँ, ये बिल्कुल सेम बोल सकते हैं, कोई काफी हद तक क्वाड जैसे ही पर्पस है इनकी। ठीक है, ओके सब अब क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज के ऊपर हम आ गए हैं, ऑकस जो है, एयू के यूएस ऑकस, जो कि अभी नया एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बात हमने पहले भी की थी जब क्वाड को डिस्कस कर रहे थे, कि अमेरिका ने लाइक ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर एक अलग ग्रुप और बना लिया है ऑकस करके, है ना। इसमें यूएस और ऑस्ट्रेलिया तो कंबाइंड क्वाड के ही, क्वाड वाले ही लोग हैं, लेकिन इसमें यूके की और नई एंट्री हो गई है एक। तो इस ऑकस को देख लेते हैं कि क्या है। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस हैज अनाउंस्ड ए न्यू ट्राइलेटरल प्रोग्राम ऑकस। हुआ क्या है, रिसेंटली इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला है कि ऑकस की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेड को कोई इंटरलिंकिंग नहीं है ऑकस से, उससे क्वेड की फंक्शनिंग के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसने बोला है? इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने, सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स है, ना। ही आल्सो स्टेटेड दैट क्वेड इज नॉट मिलिट्री अलायंस। 1 मिनट। तो इन्होंने बोला है, जो हमारे सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने ये बोला है कि जो कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है क्वेड जो है, एंड इज नॉट डायरेक्टेड एट काउंटरिंग कंट्री इन पर्टिकुलर, और किसी कंट्री को काउंटर करने के लिए नहीं है हमारा क्वेड का पर्पस। ऐसा नहीं है, ये हमारा इनफॉर्मल और ग्रुप है जिसका पर्पस बिल्कुल एकदम रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो करवाना है सभी से। ठीक है, ऐसा नहीं हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, अलायंस वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऑकस से क्वेड को कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो अबाउट ऑकस में कुछ नहीं है, ऑकस मैंने बता दिया क्या है। एक न्यू सिक्योरिटी अलायंस हुआ है फॉर डीपर कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक। बना किसके लिए? ऑकस इंडो पैसिफिक के लिए, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। ग्रेटर शेयरिंग ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी इन अलायंस, तो ग्रेटर शेयरिंग ऑकस में यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और जो यूएसए है, आपस में डिफेंस वगैरह को काफी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है। इसमें एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी ज्यादा बूस्टर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आगे लिखा भी है, देखो कि इसमें क्या बोला गया है आगे, एक्सेस टू कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मतलब ऑस्ट्रिया को कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी मिल पाए, इस चीज को इंश्योर करना। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह इन सब चीज के अंदर मतलब की कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना और इन सब चीजों की हेल्प से इंडो पैसिफिक को ठीक करना, ये प्राइम फोकस है। ठीक है। किसका? ऑकस का। तो ये ऑकस बना इंडो पैसिफिक के लिए है, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद अभी हुआ क्या है, फ्रांस क्यों नाराज हो गया है? फ्रांस जो है उसमें उनकी एक डील साइन हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ $43 बिलियन की। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील साइन हुई थी, और जो डील साइन हुई थी सब मेरे इसकी कुछ डेवलपमेंट कन्वेंशनल सबमरीन्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई डील साइन हुई थी, लेकिन जो वो डील साइन हुई थी वो अभी ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया और वो साइन कर लिया उन्होंने अभी यूएस यूके के साथ, उनकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो करेंगे, तो इस वजह से फ्रांस नाराज है काफी हद तक। अब ऑकस और इंडिया को देख लेते हैं कि ऑकस का इंडिया के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है, हम देखें ना, क्वेड के मेंबर है ऑकस, क्या कॉम्प्लिकेशन हमको दे सकता है, तो इसको देख लेते हैं। न्यू चैलेंज इन इंडो पैसिफिक, देखो इंडो पैसिफिक के लिए हर कोई अपनी प्लानिंग अपनी स्ट्रेटजी लेके आ रहा है, और यहीं पे एज ऑकस भी बिल्कुल एक ऐसा ग्रुप बन चुका है जिसकी इंडो पैसिफिक के लिए ही बना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर किस तरह से बैलेंस किया जाए, किस तरह से इन सब चीजों को यूज, मतलब एक्चुअली में अब क्या होने वाला है कि इंडो पैसिफिक बहुत ही एक ऐसा रीजन होने वाला है जिसमें बहुत ज्यादा सबमरीन वगैरह डिप्लॉय होने वाली है, और ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाला एरिया रहने वाला है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंडिया को थोड़ा सा चीजों को देखना होगा कि किस तरह से हम इन सब चीजों को बैलेंस बना के रखें, क्योंकि हमारा तो सीधा इंडो पैसिफिक में हमारा तो सीधा इंटरेस्ट है, तो हम तो काफी बड़ा कोस्टल एरिया होने की वजह और विसिनिटी होने की वजह से इंडो पैसिफिक से, और इंडो पैसिफिक डिफाइन ही इस तरह से हो रहा है, तो फिर दैट्स व्हाई हमको काफी ज्यादा मतलब कि सतर्क रहने की जरूरत है। जब उसके बाद यूएस की अनरिलायबिलिटी, तो इसमें यही बोला गया कि यूएस काफी अनरिलायबल है, नाटो में जो फ्रांस हुआ करता था जो उसको प्रोमिनेंस उन्होंने दिया नहीं है, और यूके के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लिया, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने वो भी कर लिया है कि फ्रांस ने अपना एग्रीमेंट तोड़ के इनसे जोड़ लिया है। तो जब यूएस है जो फ्रांस के साथ नहीं है, तो फिर इंडिया के साथ क्या रह पाएगा, ये भी अपने में प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। उसके बाद ऑकस वर्सेस क्वेड की जब बात की जाती है, तो ऑकस हैज टेकन द फोकस अवे फ्रॉम द क्वेड, और जब ऑकस आ गया है तो फोकस जो क्वेड के प्रति हट गया है, तो क्वेड थोड़ा फ्रेजाइल थोड़ा वीक हो गया है अपने आप में, और जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो होंगे सारे, वो हो सकता है कि ज्यादातर जो चीजें हैं वो ऑकस के फेवर में चले जाए क्वेड की तुलना में, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए क्वेड को, तो ऐसे में इंडिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द अदर मल्टीलेटरल एंगेजमेंट जो होते हैं, तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। लाइक अभी हमारा एक कुछ मीटिंग होने वाली थी जिसके अंदर की पार्ट लेने वाले थे फॉरेन जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के और फ्रांस के, उसमें से फ्रांस ने अपने आप को बाहर निकाल दिया, तो वहां पे भी दिक्कत हो रही है, फ्रांस नाराज है काफी। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो परस्यूट है उसके अंदर भी क्या हो रहा है कि वो भी वहां पे मतलब कि डीपनिंग ऑफ क्वेड जो टाइज होनी चाहिए, तो पूरा फोकस जो शिफ्ट हो रहा है एक्चुअली में वो शिफ्ट होता जा रहा है फोकस की तरफ। लेकिन देखो ये तो कॉम्प्लिकेशन हमने बोल दिए, ये तो हमने लिमिटेशन बोल दी, ये तो हमने प्रॉब्लम्स बोल दिए, तो हमने एप्रीहेंशन बोल दिए जो कि ऑकस इंडिया को हो सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी तो हो सकती है ना, उनको देखते हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती है। तो उसमें यही है कि ये क्वेड के एजेंडा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि पहले आपका क्वेड का भी जो प्लान है वो इंडो पैसिफिक को रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना है, और ऑकस भी अब आ चुका है, और तो वो भी एक्चुअली में वही करेगा, तो आपको इनसे इंटेंसिटी मिल सकती है, इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्वेड को हेल्प मिल सकती है उससे, क्वेड की पर्पज यदि फुलफिल करने के लिए कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन आ गया है तो उसको आप पॉजिटिव स्पिरिट में भी दे सकते हो। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री है, यूके जैसी कंट्री है, अमेरिका जैसी कंट्री है, तो ये हो सकता है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वगैरह की हेल्प से और एकदम रेजिलिएंट सिस्टम बिल्ड करके और अच्छा सब कुछ बना के टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करेंगे, जो कि क्वेड के भी एजेंडे में है, तो क्वेड के लिए भी ये चीज ऐसे भी पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ये इंडिया को बहुत बड़ा लीवरेज दे सकता है, ऑकस जो है काफी बड़ा लीवरेज दे सकता है डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस ट्रेड जो है रिलीम के अंदर, पर्टिकुलरली विद फ्रांस, तो मतलब इसका एक लीवरेज का फायदा उठाते हैं, क्योंकि फ्रांस नाराज है, और फ्रांस यदि नाराज है तो इंडिया के साथ फ्रांस एग्रीमेंट वगैरह और टाइज बना सकता है, हम काफी हद तक फ्रांस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस को लगेगा कि इंडिया के साथ कनेक्ट होना फ्रांस के लिए जरूरी है, क्योंकि जब उनको छोड़ दिया गया है इस तरीके के ऑफर जैसे उसके अंदर, तो वो अपने आप को ऐसा फील कर सकते हैं कि हमें अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए इंडिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो उसका इंडिया फायदा काफी अच्छे से इंडिया उसको यूज में ले सकता है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए अब इंडो फ्रेंच रिलेशन को पढ़ेंगे, और काफी ज्यादा इसमें इन चीज का प्रोमिनेंस रहेगा ऑकस का और क्वेड का, क्योंकि काफी हद तक इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है इनसे डिफाइन होने वाले हैं, किसके थ्रू डिफाइन होने वाले हैं, कुल मिलाकर डिफाइन होने वाले हैं ऑकस के थ्रू, क्योंकि ऑकस आया है तो एलिनेटेड फील कर रहा है फ्रांस, और जब फ्रांस एलिनेटेड फील कर रहा है तो वो कनेक्ट हो सकता है एक्चुअली में इंडिया के साथ, हमारे पास बहुत अच्छा एक मौका है, तो एक्चुअली में लिवरेज मिल सकता है हमको ऑकस की वजह से, ऑकस के रोल आउट होने की वजह से। तो इसमें यही लिखा गया है बेसिकली, तो उसके अलावा कुछ बचा तो नहीं है, तो बस यही था। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर हो गया सर। बस। और मतलब सर किस तरह क्लियर इमीडिएटली होता जा रहा होगा आपको? क्या हुआ? ये सर, बट प्राइमरी देखा जाए तो ये एक मिलिट्री अलायंस है, ऑगस्ट क्वाड क्वाड एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है, जो एक फॉर्मली बताता नहीं कि वो मिलिट्री मतलब काउंटर करना है उन्हें उन्हें चाइना को, इसके ऑब्जेक्टिव में एजेंडा में। हाँ डेफिनेटली ये है, लेकिन उन्होंने क्या है डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बात की, और सिक्योरिटी अलायंस है एक्चुअली में, इसको मिलिट्री अलायंस ना बोल के आप सिक्योरिटी अलायंस बोलिए, इट्स नॉट ए मिलिट्री अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस। तो इसमें क्या होगा, सिक्योरिटी अलायंस है, और इसमें इनका प्लान जो है कुल मिलाकर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना है,
तो हाँ, इसका जो इंटेंशन कहीं न कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं काफ़ी हद तक मतलब कि क्वाड की तुलना में जो इसका जो अलायंस का जो फॉर्मेशन है या फिर इसका जो पर्पज़ है, वो थोड़ा-सा सिक्योरिटी अलायंस हो जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, काउंटरिंग चाइना हम बोल सकते हैं, या ओपनली हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमको याद ये रखना है कि ऑकस एक सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है? जो कि डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, इंडो-पैसिफिक के अंदर जो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है उनकी, ऑकस। ऑस्ट्रेलिया की, यूके की और अमेरिका की, ठीक है? तो हम चलते हैं आगे अब। अब काफ़ी हद तक हमारे इंडिया और फ्रांस के रिलेशन डिफाइन होने वाले हैं ऑकस की वजह से ही, ठीक है? तो हम क्योंकि ऑकस का लीवरेज उठा सकते हैं, तो इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है कि फ्रांस से हमारे रिलेशन अब बूस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके पीछे रीज़न है कि बैकड्रॉप ऑफ एंगर ऑफ फ्रांस, क्रिएशन ऑफ ऑकस, ऑकस को लेके जो क्रिएशन हुआ उसकी बैकड्रॉप में फ्रांस को एंगर है, तो उसको हम बेनिफिट लेते हुए उनसे काफ़ी अच्छी टाई बना सकते हैं, ठीक है? अब क्या होगा सिग्निफिकेंस ऑफ ए डीपनिंग अलायंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगा फ्रांस के साथ कनेक्ट होने का, ठीक है? इसमें एलिमेंट्स ऑफ आउटलुक, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एलिमेंट ऑफ आउटलुक, क्योंकि जो फ्रांस की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर जो फ्रांस का इंडो पैसिफिक को डिफाइन करने का तरीका है, उसमें फ्रांस इंडो पैसिफिक को बिल्कुल किस तरह से डिफाइन करता है, ये एडन, ये वेस्ट में बिल्कुल गल्फ ऑफ एडन से लेके और ईस्ट में, वेस्ट में गल्फ ऑफ एडन से लेके और ईस्ट में बर्मा और थाईलैंड तक लेके जाता है, जो कि पूरा एरिया कवर करता है। काफी कंट्रीज जो होती हैं इस तरह से कवर नहीं करती हैं कॉम्प्रिहेंसिवली इंडो पैसिफिक को, लेकिन ये पूरा वहां से वहां तक कवर करता है। तो इसका जो इनका जो विजन डॉक्यूमेंट है, इनका जो विजन है, उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली इंडो पैसिफिक को ले रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। एलिमेंट ऑफ आउटलुक के अंदर यही बताया गया है कि इंडिया के लिए अच्छा है कि कितना ज्यादा एवरेज कवरेज ये दे रहे हैं उसको पूरा, तो उसमें इंडिया भी इंक्लूड हो रहा है अंदर, तो इनका जो विजन है वो ठीक है। और दूसरा जो है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इंडिया का हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में फ्रांस काफी अच्छा है, ठीक है? वहाँ से हम राफेल जेट वगैरह भी ले रहे हैं, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन किया है राफेल जेट वगैरह का। उसके अलावा क्रिटिकल नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी वगैरह में भी फ्रांस को मतलब कि इसमें रिसर्च इनोवेशन करना पड़ सकता है, क्योंकि अब सबमरीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है सबमरीन्स के अंदर। ऐसी कंडीशन में इंडिया उन सब चीज़ों का फायदा इंडिया को भी मिल सकता है, टाइज यदि डीपन होती हैं तो, ठीक है? और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तो होंगी हमारे सामने जब हम किसी से कनेक्ट होंगे फ्रांस जैसी कंट्री के साथ, तो पार्टनरशिप होंगी और कोऑपरेशंस बढ़ेंगे, तो और ज़्यादा इंटेंस होगा, हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा। अब इसके बाद स्पेस एक्टिविटीज के अंदर जो स्पेस की एक्टिविटीज है उसके अंदर स्पेस के बारे में मैं बता दूं एक्चुअल में, स्पेस की एक्टिविटीज में भी मतलब काफी ज्यादा फ्रांस की जैसे बेनिफिट इंडिया को हो सकता है, और हमारे कॉपरेशन हो सकते हैं इसके अंदर भी, जो कि अभी तक हमारे कॉपरेशन आई थिंक एक दो कंट्रीज के साथ है, वो अभी हम आगे देख लेंगे। कोई कुछ एडिशनल सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है? जिसमें जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह ये लोग कर सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है? एडिशनल सिक्योरिटी हो सकती है, जैसे रीयूनियन आइलैंड लाइक फ्रांस का है, तो ये काफी ज्यादा इंडिया से जुड़ा हुआ है ही फ्रांस का, क्योंकि रीयूनियन यदि फ्रांस का आइलैंड है जो कि इंडो पैसिफिक के अंदर ही आता है, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे जो जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह में इंडिया के साथ वो मिलकर काफी हद तक उसको सिक्योर कर सकते हैं वेस्टर्न फ्रंट को पूरे को, तो ये काफी हेल्प हो सकती है। और सारी बेनिफिट्स में तो आपको पता ही कि सोलर जो अलायंस है वो इंडिया और फ्रांस ने ही स्टार्ट किया था मिलके, तो वहाँ पे उस चीज को प्रमोट किया जा सकता है, वो फायदा हो सकता है। उसके अलावा भी और काफी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर बेनिफिट हो सकते हैं, तो ऑकस को एक तरीके से इंडिया इस तरह से मतलब लीवरेज ले सकता है ऑकस से, फ्रांस के साथ अपने रिलेशन काफी अच्छे कर सकता है, ठीक है? तो यही था इसके अंदर। उसके बाद आपका ये फ्रेंच यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब हम देख लेते हैं छोटे-मोटे रिलेटेड इश्यूज हैं इसके साथ कि इंडिया ने क्या किया फ्रांस के साथ स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग किया है रिसेंटली इंडिया ने। और इंडिया का कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया ने किस-किस के साथ स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग किए हुए हैं। तो पहले इंडिया ने यूएसए के साथ और जापान के साथ भी किया हुआ है, इस तरीके के एग्रीमेंट्स भी होते हैं स्पेस सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो 3 कंट्रीज हो गई है, जापान, यूएसए और फ्रांस। इन 3 के साथ इस तरह के हमारे एग्रीमेंट और साइन हो चुके हैं, ठीक है? इससे क्या होगा स्पेस के अंदर कैसे सस्टेनेबल यूज करना है स्पेस का, और जो थ्रेट्स चाइना वगैरह से हो सकते हैं कि काफी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं उनके द्वारा, उनको कैसे रोकना है पहले वगैरह वगैरह की सबकी बात हो सकती है। तो इससे काफी हेल्प हो सकती है, तो ये काफी ठीक था। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रांस के साथ जो रिलेशन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बिल्कुल जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ही आ सकता है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह उनकी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमारा ये कवर हो गया है फ्रांस के साथ इंडिया के रिलेशन। अब हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, ठीक है? तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातें कर रहे हैं, अगला टॉपिक होगा ये। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? क्लियर, ऑल क्लियर। इंडो फ्रांस रिलेशन जैसा कि ऑकस के बनने के बाद जो इंडिया के लिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है टू डील विद फ्रांस, वेदर इट इज लाइक डिफेंस सेक्टर, इन एनी सेक्टर वी कैन डील विद। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कह सकते हैं हम इंडिया विद पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। यहाँ डेफिनेटली काफी अच्छा है कि ऑकस से इंडिया को इस तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं, और फ्रांस के साथ हम काफी अच्छा डीप रिलेशंस बना सकते हैं, जो कि काफी हेल्प कर सकता है, तो काफी ठीक चीज है ये ऑटोमेटिकली अपने आप में, ठीक है? वैसे बाकी तो कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर कर रहे हैं, चीजें बिल्कुल ग्रेस्प हो रही है ना एकदम, हाँ आपको जी, समझ आ पा रही है ना अच्छे से? यस बिल्कुल सर। तो ये काफी अच्छा एक तरीका है, इससे क्या काफी हेल्प रहेगी इससे लॉन्ग टर्म तक चीजों को याद रखने की, क्योंकि जब डिस्कशन हो जाता है, देखो पैसिवली मैगजीन पढ़ लेना, केवल आप मैगजीन पढ़ लेते हो तो वो पैसिव लर्निंग होती है,
एक्चुअली उसमें आपकी कोई आप सुनते नहीं हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह नहीं होती, तो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह पाती है। इस तरह से आप करोगे तो आपको काफी लंबे टाइम तक ये चीजें याद रहेंगी, और सीधे इनके बेनिफिट्स है प्रीलिम्स के अंदर भी, मेंस के अंदर भी। क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इंडिया ने किस किस के साथ इस पे सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स वगैरह डायलॉग वगैरह कर सकते हैं। तो आपको पता होगा यूएसए से, जापान से कर रखे हैं, फ्रांस से भी रिसेंटली किया है। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑकस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ऑकस के ऊपर क्या है भाई, कौन किस तरीके का अलायंस है, सिक्योरिटी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है वगैरह, क्वेड के ऊपर आ सकते हैं। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और वो सच में प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आपको पूरा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में बताओ। सीधा आपका लाइक जीएस2 के अंदर क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल जो क्वेश्चन होता है, कैसे किसी भी सेक्शन में जब आता है और पूछा जाता है कि इंडियन फ्रांस रिलेशनशिप के बारे में बताओ, जो भी है कैसे क्वेश्चन में, तो आपके पास कितने सारे पॉइंट है साइड करने के लिए कि भाई लीवरेज कर सकता है इंडिया, कौन कौन से फील्ड्स के अंदर एग्रीमेंट कर सकता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो अपने आप में काफी सारे कॉम्प्रिहेंसिव कवर हो जाता है यहाँ से, है ना। तो आगे चलते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर। ठीक है। 2 मिनट के लिए यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो आपके पास, है कोई क्वेश्चन, या फिर मैं आगे बढ़ूँ। उम, अंकुर सर, वैसे स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि वैसे सारे पॉइंट आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्लियर करवा दिया है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे एफडीए कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम एफटीए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अब लगभग 20-25 मिनट में हमारा लगभग ये हो जाना चाहिए कंप्लीट। ठीक है। हुँ, हुँ। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि होता क्या है। एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ नहीं होता है कि बहुत सारे मतलब टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह को हटा दिया जाता है। ठीक है। वो अभी हम कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेंगे कि एक्चुअली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। उससे पहले काफी अच्छा एक कीवर्ड चल रहा है जो कि प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि क्या होता है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम कुछ नहीं होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब किया जाता है तो उसके साथ उसके अंदर बहुत सारा वर्क करना होता है कि भाई किस किस चीज के अंदर फ्री ट्रेड होगा, कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड करना है। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जो होती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अर्ली, तो ये एफटीए से पहले होती है। इसमें आप कुछ मतलब सिलेक्टिव चीजों के अंदर एक्चुअली में एफटीए को चालू कर देते हो, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी देखते हो कि कितनी सक्सेसफुल है कितनी नहीं है, उसके हिसाब से आप काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपना एफटीए बाद में करते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको यूज में लेते हुए देखते हुए। कुछ से स्टार्ट करते हुए, कुछ प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हुए आप उसको आगे लेके चलते हो, और फिर बाद में आप एक्चुअली में एफटीए कर लेते हो। तो एफटीए से पहले पहले होने वाला प्रोसेस है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जो होती है, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जो होती है। तो काफी अच्छा एक कंसेप्ट है। और क्या इंडिया ने कभी ईएचएस वगैरह किया है? इसके यदि एग्जाम्पल हम देखना चाहे तो इंडिया ने थाईलैंड के साथ किया है, 2003 के अंदर अक्टूबर में साइन किया था। ठीक है। तो ये सब कुछ होता है इस तरह से, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम होती है। और एफटीए वगैरह में मैं बता दिया, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। और उसके बाद जो नॉर्मली ट्रेड होता है उसको एफटीए बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, एफटीआर एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू एंड मोर कंट्रीज और ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ठीक है। द प्राइमरी एग्री टू रिड्यूस द एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन सब्सटेंशियल ट्रेड बिटवीन देम। तो इसमें कस्टम ड्यूटीज वगैरह को हटा देना। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, जैसे लाइक बहुत सारे और बैरियर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, लाइक फाइटोसैनिटरी मेजर्स वगैरह, कि मतलब भाई इतना ही केमिकल आप अलाउ कर सकते हो, हमारा इससे ज्यादा केमिकल हुआ तो हम नहीं लेंगे इम्पोर्ट, हम अपनी कंट्री के अंदर इसको नहीं लाएंगे, इस तरीके के मीन बैरियर्स को बोलते हैं क्वालिटी नॉन टैरिफ एग्रीमेंट, बैरियर्स। मीन हाँ, क्वालिटी क्वालिटी वगैरह के एग्रीमेंट। लिए। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्वालिटी वगैरह के लिए। तो एफटीए जो नॉर्मली किस किस चीज को कवर करता है, तो गुड्स को कवर कर लेता है एफटीए, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वगैरह। और ट्रेड एंड सर्विस को कवर कर लेता है, लाइक बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग वगैरह। और अदर कवरेज एरिया भी हो सकते हैं, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ईटीसी ईटीसी वगैरह। तो ये सब चीजें। अब कितने टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं? आपने बहुत सारे एग्रीमेंट आप सुनते हो, कभी आप सुनते हो पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कभी आप सुनते हो सीएसीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कभी आप सुनोगे कस्टम यूनियन का, यूरोपियन यूनियन, कभी आप सॉरी कभी इकोनॉमिक यूनियन, कभी कॉमन मार्केट। ये सभी अलग अलग टाइप के वे होते हैं, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही एग्रीमेंट्स को मतलब कि साइन करने की। सबका अलग अलग पर्पज होता है, सबके अलग अलग लेवल होती है। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, एक्चुअली में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आप क्या करोगे, जैसे इसका एक एग्जांपल जो है मर्कोसुर है, MERCOSUR, मर्कोसुर है। ये एक्चुअली में आप मर्कोसुर के बारे में गूगल करके देखना। ये एक और ये पूरा एक ब्लॉक है पूरा, जो कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखता है। इसमें दो या दो से ज्यादा जो मतलब कि रिड्यूस कर देती है टैरिफ को, नंबर ऑफ एग्रीड नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस। तो ये एक तरीके का मतलब ग्रुप होता है, जो कंट्री होती है वो आपस में मिलकर और टैरिफ को रिड्यूस कर देती है, एलिमिनेट नहीं करती है, टैरिफ को रिड्यूस कर देती है कुछ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस के ऊपर। तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसी तरह से यदि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बोला जाए, तो आपको जितने भी तरीके के अलग अलग एग्रीमेंट है, फाइनली पर्पज आप समझ पा रहे हो क्या है, कि ट्रेड बैरियर्स और नॉन ट्रेड बैरियर्स को कम करना, है ना। जैसे इकोनॉमिक यूनियन की यदि मैं बात करूँ, तो इकोनॉमिक यूनियन का मतलब यही है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी है। यूरोपियन यूनियन जो है एक्चुअली में वो एक कस्टम यूनियन है। आई थिंक यूरोपियन यूनियन को हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन मार्केट है, यूरोपियन यूनियन है। इसको हम कॉमन मार्केट में डालेंगे। कॉमन मार्केट क्या होता है, इज ए कस्टम यूनियन विद प्रोविजंस टू फैसिलिटेट द फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर कैपिटल, हार्मोनाइज द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड, ये सब चीजों को बिल्कुल हार्मोनाइज करते हुए, इनको लिबरलाइज करते हुए, वो सब कुछ जो होता है उसे कॉमन मार्केट बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल यूरोपियन यूनियन हो सकता है। ठीक अंकुर है, सर, यूरोपियन जो कॉमन। यूरोपियन अंकुर सर, आई थिंक जो यूरोपियन यूनियन होगा वो इकोनॉमिक यूनियन का टाइप होगा शायद, जिसमें मतलब सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि आपका वेदर इट इज अ पॉलिसी ऑफ हाँ, द इसको यूरोपियन। और आगे आप ले जाते हो तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हो, इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट होगा ये। इसमें कॉमन मार्केट तो होगा ही, कॉमन मार्केट तो इसका सब पार्ट होता ही है, और इसको और यस फर्दर सर। कर देते हो आप, और इसमें हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम।
इसमें सर इंक्लूड किया जाएगा, जैसे हम देखते हैं सर यूरोपियन यूनियन में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड, मतलब एक फर्दर मोर इकोनॉमिक यूनियन में यूरोपियन यूनियन को इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे जुडिशियल हो गया, हम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन को भी इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, तो डेफिनेटली जो कॉमन मार्केट में बोल रहा हूँ वो एक तरीके से इकोनॉमिक यूनियन का सब पार्ट हो जाएगा, उसके फर्दर भी इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो कॉमन मार्केट में जैसे हम यूरोपियन कॉमन मार्केट बोल सकते हैं, और यूरोपियन जो यूनियन है एक इकोनॉमिक यूनियन हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कस्टम यूनियन होता है, कस्टम यूनियन के अंदर भी जैसे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है साउदर्न एशियन कस्टम यूनियन करके होता है। इसके अंदर ट्रेड एट जीरो ड्यूटी अमंग देमसेल्फ होता है, और कॉमन टैरिफ अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो पूरा वर्ल्ड होगा उसके खिलाफ वो लोग कॉमन टैरिफ रखते हैं, और उसके अलावा खुद के लिए जीरो ड्यूटी अमंग खुद के बीच में रखते हैं, सॉरी। तो ये सब अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स है, ये कहीं कहीं पे अलग अलग इनकी इंटेंसिटी होती है, अलग अलग लेवल होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उन अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे फाइनल पर्पज यही है कि ग्रुप बना के ट्रेडिंग वगैरह करना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्यों एफटीए सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है एफटीए की। आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है आपको, जरूर, जो मैंने बताया था अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो एफटीए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यदि उसकी हम बात करें एक्चुअली में, नहीं सॉरी, एफटीए मैंने बता दिया क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस में तो आपको पता है कि पूरा इजियर मार्केट एक्सेस हो जाता है, मार्केट की अवेलेबिलिटी इजियर हो जाती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स वगैरह नहीं होते हैं, लाइक सैनिटरी फाइटोसैनिटरी वगैरह, तो काफी फैसिलेटर हो जाता है, काफी फैसिलिटेशन हो जाता है पूरा सिस्टम के अंदर। उसके बाद प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ओवर नॉन एफटीए मेंबर्स कंट्री। ठीक है। जो नॉन एफटीए मेंबर कंट्री होती है उसकी तुलना में मतलब अपर हैंड पे रखा जाता है इस कंट्री को, लाइक हमारा जैसे कि एशियान के साथ हमारा एफटीए है, तो उस कंडीशन में हमारे ऊपर और कनाडा का नहीं है, तो कनाडा को 20% ड्यूटी देनी पड़ती है, जबकि हमको नहीं देनी पड़ती है, तो इस तरीके का प्रेफरेंशियल सिस्टम हो जाता है। और ये बेटर मतलब कि ये बेटर अल्टरनेटिव हो सकता है एफटी जो होता है मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस का, जो अलग अलग कोई आप नेगोशिएशन करने जाओ उसके बजाय ये अच्छा बेनिफिट हो सकता है, और ये सारे बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। और इंडिया का जो अब तक के पार्टिसिपेट किया इंडिया ने एफटीए के अंदर, वो अब तक का क्या कैसे रहा है ना, उसको देख लेते हैं। तो इंडिया आरटीए में इन्वॉल्व रहा है। आरटीए क्या होता है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इंडिया ने 90 अर्ली 1990 से स्टार्ट कर दिया था, अभी 14 आरटीए आर इन फोर्स इन इंडिया, 14 आरटीए चल रहे हैं, डजन, और विद 8 डजन मोर अंडर नेगोशिएशन, बहुत सारे आरटीए अभी नेगोशिएशन के अंदर है, अभी 14 आरटीए चल रहे हैं, काफी पहले 1990 से हमने स्टार्ट कर दिया था। अब जो आरटीए है उनमें से कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक आपटा है, जैसे आपटा है एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये फर्स्ट आरटीए ऑन विच इंडिया बिकेम ए मेंबर, पहला आरटीए था ये, जब कभी पूछा जाए तो आपटा, जिसका इंडिया मेंबर बना। और ये बैंकॉक में 1975 में हुआ था। 2005 में क्या हुआ, रीजनल इनिशिएटिव बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज वाज री इनकार्पोरेटेड एज एप्टा, बाद में फिर इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके एप्टा बना दिया गया। ऐसे ही रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जिससे इंडिया बाहर निकल चुका है, विड्रॉ कर लिया इंडिया ने 2019 में, जिससे ये भी एक था जिसमें कि जिसमें इंडिया पार्ट था पहले। और एक एशियन एफटीए है, एफटीए विद एशियन कंट्री एज 7 years ऑफ फाइनलाइजेशन, मतलब वो अब खत्म होने वाला है, फाइनल खत्म होने वाला है एक्चुअली। तो अभी वो रिव्यू के अंदर चल रहा है, उसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। तो हमने आरसीईपी में पार्ट नहीं लिया है, एशियन जो एफटीए है उसके अंदर भी फाइनलाइजेशन उसका हो रहा है, और हमने आपटा जो था वो फर्स्ट था, और ऐसे लगभग 14 के आसपास आरटीए हैं जो कि चल रहे हैं, और काफी सारे आरटीएज जो अंडर नेगोशिएशन है। तो इस तरीके के आरटीएज के तौर पर हमने एफटीएज किया है। तो रीजनल जो आपके ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तौर पे हमारे एफटीएज रहे हैं। उसके अलावा इंडिया बहुत ज्यादा बायोलेटरल एग्रीमेंट्स के अंदर भी इन्वॉल्व रहा है, लाइक हमारा बायोलेटरल एग्रीमेंट इन श्रीलंका के साथ भी रहा है, जो कि सन 2000 के अंदर इफेक्ट में आया था। ठीक है, अभी तक लेकिन ये रेटिफाई नहीं है, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड एनी मेजर एफटीए, सॉरी, ये 2000 में आ गया था इनफेक्ट के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ हुआ था, लेकिन पिछले 10 साल से हमने कोई एफटीए नहीं किया है, कोई रेटिफाई नहीं किया है एफटीए। ठीक है, इंडिया हैज नॉट साइंड एनी मेजर एफटीए इन लास्ट 10 years, कोई मेजर एफटीए इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया साइंड इट्स लास्ट ट्रेड एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट सीईसीए विद मलेशिया इन 2011। तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट सीईसीए 2011 में मलेशिया से साइन किया था लास्ट टाइम। ठीक है, और ये ओनली ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन, सिंस देन ये केवल एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन है एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, कवरिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ द कम्युनिटीज वाज साइंड विद मॉरिशस। ओके, एक्चुअली में हुआ क्या है कि हमने सीईसीए साइन किया है मलेशिया से 2011 में, उसके बाद में केवल हमने एक और ओनली वन मोर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन पेरिस पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है मॉरिशस के साथ। और अभी हम एफटीए कोरिया के साथ साइन करने की सोच रहे हैं, इसके बारे में बात चल रही है, रिव्यू चल रहा है। तो ये सब कुछ था। और इंडिया का एक्सपीरियंस कैसे रहा है एफटीए के साथ, ना इंडिया क्यों ज्यादा इनको प्रमोट नहीं करता है एफटीए को, तो हमको एफटीए की वजह से ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तो वैसे एक्सपीरियंस मैंने देखा है तो साफ्टा था, एक साफ्टा से हमें थोड़ा फायदा रहा। साफ्टा क्या हुआ था, 2006 में इफेक्ट में आया था साफ्टा। और साफ्टा होता क्या है, सिग्निफिकेंट राइज इन द ट्रेड सर्प्लस विद दिस इकोनॉमी। साफ्टा में कौन सी साउथ ईस्ट जो कंट्री साथ के अंदर जो कंट्री जाती है ना, वही साफ्टा बनाती है एक्चुअली। तो साफ्टा जो था उसके अंदर हमको काफी थोड़ा थोड़ा फायदा रहा, जैसे 2005-6 में हमारा जो एक्चुअली में ट्रेड सरप्लस $4 बिलियन का था, तो वो $21 बिलियन का हो गया 2018-19 में। और बांग्लादेश नेपाल वगैरह से हमने काफी रिकॉर्डेड मैक्सिमम ग्रोथ वगैरह एक्सपोर्ट अचीव की है, तो इससे हमें बेनिफिट रहा। और उसके अलावा एफटीज की वजह से वैसे कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमारे अंदर नहीं हो पाया, और ज्यादा हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला है 2013 के अंदर। 2006 के अंदर जब इंडिया इंडिया का एक्सपोर्ट टू आरटीए पार्टनर्स 13% ईयर ऑन ईयर था। ठीक है, और मतलब कुल मिला के इसमें यही बोला गया है कि फाइनली हमें एफटीज की वजह से ज्यादा हेल्प नहीं मिली है, और हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया एफटीज की वजह से। तो ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपको इसके ऊपर कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे आप लोग? ये अंकुर सर, ये
पॉइंट ऐड तो नहीं, बट एक क्वेश्चन है सर कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? किसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये दोनों अलग अलग है कि सेम ही चीज है? लगभग लगभग सेम सेम से ही है, ज्यादा अंतर नहीं है इनके अंदर। जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट है या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये लगभग लगभग सेम से ही, ज्यादा इनके अंदर अंतर कुछ नहीं है वैसे। ठीक। ओके। ओके सर, बाकी एक साथ ही आप लोग ऊपर, हाँ सेम है, कुछ डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। एक वर्ड अलग हो रखा है कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप, तो उससे कुछ खास मेजर अंतर आ नहीं रहा है। ठीक है। ओके ओके सर। और कभी 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 कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाइक कि इंडिया ने कुछ ऐसा साइन किया हुआ है क्या, तो इंडिया कोरिया का ये कुछ एक CEPA है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कोरिया के साथ है हमारा। ठीक है। यस साउथ सर। कोरिया ही होगा, नॉर्थ कोरिया से तो होगा नहीं, तो वही है फिर। नहीं नहीं, उसके वाई शुड बाद इट इट? नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से तो होगा नहीं, साउथ कोरिया से ही होगा, है ना। यस सर। तो FTA इंडिया के लिए वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, यदि हम इसकी बात कर लें कि इंडिया के लिए FTA वर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हैं। देखो जनरली होता क्या है कि WTO के जो नॉर्म्स है उसमें ऐसा बोला जाता है कि आप 2% तक एक्चुअली में टैरिफ लगा सकते हो। ठीक है, 2% तक आप टैरिफ वगैरह का रिलीफ दे सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि WTO है वाज रिमूव टैरिफ ऑन जस्ट 2% इम्पोर्ट। सॉरी, कि मतलब WTO ने 2% तक इम्पोर्ट तक ही टैरिफ को हटाने की बात कही। मतलब देखो, टैरिफ आपने लगाया, आपके अंदर इम्पोर्ट आया, आपने टैरिफ लगा दिए, और आपके लिए जब इम्पोर्ट हो रहा है तो 2% तक ही आप मतलब एक्चुअली में इम्पोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा सकते हो, 2% तक रोकने के लिए, 2% इम्पोर्ट्स के ऊपर ही। लेकिन जब ये एग्रीमेंट्स होते हैं तो उनमें टैरिफ जो होता है, ठीक है, वो 74% से 86% तक चला जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये आउट ऑफ फीजिबल बना देता है इंडिया के लिए, और इसको डिसएडवांटेज कंडीशन के अंदर इंडिया को लेके चला जाता है, क्योंकि जापान, सिंगापुर वगैरह जो कंट्रीज हैं, इनके अंदर काफी सारा लोकल इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, और वहां से काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। वो उनको मार्केट देता है इंडिया को, और वहां से चीजें हमारे पास आती हैं। ठीक है। FTA के अंदर 74 to 86% तक की टैरिफ की लिमिटेशन होती है। कोई कुछ बोलेगा इसके ऊपर, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ ये? ये आई थिंक तो सर आप देखो सही इसको बोल रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें पॉइंट ऐसे बन रहा है ये वाला एक्चुअली में। इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है वाइल इंडिया ऑब्लिगेशन। इंडिया की देखो ऑब्लिगेशन इंडिया है का सर, ऑब्लिग, वो 2% वो WTO मतलब के कम कर सकते हैं। WTO के अंदर तो ऑब्लिगेशन है रिमूव करना है टैरिफ ऑन जस्ट 2% इम्पोर्ट। WTO तो बोलता है, हाँ एक्चुअली में देखो ऐसा है, अब ठीक से समझ आ गया कि WTO तो बोलता है कि टैक्स को आपको केवल 2% इम्पोर्ट के ऊपर से हटाना है, मतलब और सबके ऊपर आप टैरिफ लगा सकते हो, ये WTO बोलता है। लेकिन जो FTA होता है उसमें प्रोविजन रखा गया है कि 74 से 86% तक आपको टैरिफ को हटाना है, मतलब 14% के ऊपर ही आप टैरिफ लगा सकते हो। तो जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है लाइक जापान वगैरह में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह कुछ जैसे, तो हम उनसे साइन कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो चीजें आती हैं तो हमारे पास टैरिफ नहीं लगा सकते हम, क्योंकि टैरिफ लगाने का अलाउ ही नहीं है कि मतलब 74 to 86% टैरिफ आपको हटाना पड़ता है। तो फिर उनका काफी ज्यादा, हमारे यहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं और हम टैरिफ भी नहीं लगा पाते हैं, तो इस वजह से नुकसान होता है। अब ठीक था ये बिल्कुल, है ना। हम्म। कि जो WTO की तो बस ऑब्लिगेशन है इंडिया के ऊपर, वो क्या इंडिया सिर्फ जो है 2% इम्पोर्ट तक की रिमूव कर सकता है टैरिफ को। बट देखा जाए जो FTA होते हैं उसके अंदर 74 से 86% टैरिफ को रिमूव करना होता है। तो ये एक तरह से ये भी इंडिया जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, वो एक फायदा नहीं ले पा रहा है कि FTA एग्रीमेंट से, इसलिए यदि FTA एग्रीमेंट नहीं करता है तो इंडिया 98% अपने टैरिफ इम्पोर्ट पे लगा देता, 98% हम्म, इम्पोर्ट पे टैरिफ लगा देता। लेकिन अभी जब कर लिया है तो कम पे लगा पड़ा, तो इंडिया डिसएडवांटेज में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह है और इकोनॉमी ऑफ स्केल है, तो प्रोडक्शन आसान है, तो वो इंफ्यूज कर देते हैं हमारे अंदर यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से हमें नुकसान होता है। उसके अलावा क्या होता है, दूसरी जो कंट्रीज है उनके फाइटो सैनिटरी मेजर्स वगैरह बहुत टफ है, उनके जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो बहुत ज्यादा है दूसरी कंट्रीज में। तो जब हम एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे एक्सपोर्ट को नॉन टैरिफ बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, तो वहाँ हमको नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से हमारे FTA बहुत ज्यादा दिक्कत में चले जाते हैं, FTA में वो प्रोविजन को लेके आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि देखो हम सर्विस में काफी अच्छे हैं और सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर्विस के एक्सपोर्ट में यहाँ पे जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो होता है वो नहीं होता है सही। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो जितने भी लोग हैं पार्टनर कंट्रीज आपस में, सभी क्वालिफाइड पर्सन को आपस में एक दूसरी कंट्री के अंदर अलाउ करती है, मतलब जॉब वगैरह के लिए, सब चीजों के लिए। तो वो एग्रीमेंट साइन नहीं होता है तो हम वहां पे से मतलब कि नुकसान में रह जाते हैं। वो एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स वगैरह हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सप्लाई, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी ज्यादा है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, हमारा काफी महंगा बनता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल हमारे पास नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट में बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं परफॉर्म। फिर हमारे पास क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन होता है, उसके साथ इशू रहता है, क्योंकि काफी बार इनके साथ FTA साइन होते हैं, वो उस चीज का प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन राउंड ट्रिपिंग हो जाती है। और मतलब एक तरीके से इसे क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग तो क्या बोलेंगे इस, मतलब एक तरीके से होता क्या है कि सर्कमवेंशन ऑफ और रूल्स ऑफ ऑरिजिन हो जाता है, मतलब कोई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुई है, किसी दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, वो दूसरी उस कंट्री में भेज दी जाती है जहाँ से कि FTA इंडिया का साइन है, और फिर वहां से वो हमारे यहाँ पे फ्लड हो जाती है, आ जाती है अंदर। तो ऐसी कंडीशन में मतलब कि ये प्रॉब्लम होती है सर्कमवेंशन ऑफ की वाली। ठीक है। तो इस बार इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ RT, अब ऐसा है कि काफी सारे RT ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। लाइक क्या हो रहा है, RT जब मलेशिया और सिंगापुर की जब बात की जाएगी,
तो वो क्या होता है एशियान के अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, आरटीए और तरीके से भी इनसे है हमारे, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत होती है, ओवरलैपिंग ऑफ आरटीए हो जाता है। उसके बाद कुछ इंडिया को अब इमेज ऐसे भी बन गई है कि इंडिया जो है प्रोटेक्शनिस्ट टाइप का हो गया, आत्मनिर्भर भारत को अपना रहा है, तो इस वजह से भी हम डिसएडवांटेज में काफी हो जाता है, लोगों को लगता है कि हम प्रोटेक्शनिस्ट हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें भी हमको प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कुछ है, इन सब चीजों की वजह से हम डिसएडवांटेज में रहते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस चीज के अंदर, यदि इस चीज की बात करें तो पहले तो स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड क्लॉज हो। तो स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड क्लॉज के अंदर क्या हो सकता है कि हम जब एफटीए वगैरह साइन करें तो जैसे वो वाले एग्रीमेंट हो हमारे सारे, जैसे कि हम हमारे सर्विस सेक्टर वगैरह वर्ग के जो लोग हैं वो भी वहां पे जाके पार्ट ले सके। जिस एग्रीमेंट को मैंने आपको बताया था, वो एग्रीमेंट क्या था, उस एग्रीमेंट का नाम था म्यूचुअल वाला, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट करके, वो साइन हो, है ना। उसके बाद थोड़ा सा तो थोड़ा सेफगार्ड वगैरह भी इसमें इस तरह से इंश्योर किया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाए, मटेरियल वगैरह। इसमें ऐसा सेफगार्ड ऐसा है कि यदि हम कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, कुछ भी परचेज कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, और यदि वो फॉल्टी आ जाता है तो उसके लिए सेफगार्ड वगैरह मिले हमें, ठीक है। और बाद में जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसको हम लेके चले, लेकिन हम बिल्कुल मतलब कि एकदम से इंपोर्ट वगैरह को डाउन ना करके फेज वाइज रिएक्शन करें हम, और अपनी सप्लाई चेन वगैरह को बूस्ट करके रखें। और पोस्ट कोविड एरा के अंदर भी फॉरवर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, पोस्ट कोविड एरा के अंदर क्या होने वाला है कि जो पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो काफी हद तक बदल रहे हैं, तो उनको हमको बेनिफिट ले सकते हैं हम अपने ट्रेड के अंदर उसको भी। उसके बाद एफटी वगैरह उसके ब्याज पे भी हम कर सकते हैं। फिर पिकिंग का चूजिंग पार्टनर्स केयरफुली, हम केयरफुली पार्टनर्स को चूज करना चाहिए कि मार्केट उनका कितना अवेलेबल है, क्या है, और वगैरह वगैरह सब चीजों को ध्यान रखते हुए डोमेस्टिक मेजर्स हम सप्लाई चेन बूस्ट वगैरह सब चीजें कर सकते हैं। तो ये सब कुछ वे फॉरवर्ड होंगे, तो इससे हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाते हुए, एक्सपोर्ट पॉलिसी को अच्छे से रखते हुए और एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव्स वगैरह देते हुए और एफटीए को अच्छे से साइन कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में ही आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एफटीए खत्म हो जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक आता है उससे पहले कोई क्वेश्चन है आपका? वैसे तो मैंने कर लिया है कवर कंप्लीटली, कोई पॉइंट तो बताना हो या कोई क्वेश्चन होता है बता सकते। नहीं सर, ऑल क्लियर। चलो तो हम अब जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं तेजी से। अब आता है इंडिया एंड मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो मतलब बहुत सारे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है, लाइक अभी क्या लाइट में था ये वाला इशू, क्योंकि अभी जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, ठीक है, उस बैंक ने क्या किया है कि कुछ और कंट्रीज को ऐड करने को डिसाइड किया है, और उन्होंने यूएई को तो एडमिटेड, बांग्लादेश यूएई और उरुग्वे जो कंट्रीज है उनको न्यू मेंबर बना दिया है ना। तो इस तरीके का ये चीज हुई है, तो ये लाइमलाइट में था। तो एनडीबी है क्या? ब्रिक्स जो कंट्रीज होता है उनका ये बैंक है, और ये फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हुई थी एक समिट हुई थी फर्टिलाइजर समिट 2014 के अंदर। 6 देशों की जो ब्रिक्स के देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने मिलकर एक मल्टी लेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन किया था, जैसे कि एनडीबी बोलते हैं, 2014 के अंदर बना है। इसका जो ऑथराइज कैपिटल स्टार्टिंग था वो $100 बिलियन था, और बाद में मतलब इसका जो पर्पज था वो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना कंट्रीज के अंदर, जो इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके अंदर, यही था, उनको सपोर्ट देना। तो इसकी जो गवर्नेंस की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है कि इस फंक्शन थ्रू ए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, विद द प्रेसिडेंट बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ए रोटेशन बेसिस। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनके रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंसी इसकी रहती है। और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होते क्या है? तो कुछ नहीं है, देखो, उनकी स्टार्टिंग ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन से हुई है, जो बाद में स्टार्टिंग में शुरू में बने थे, लाइक आईएमएफ वगैरह। तो उनसे इनकी स्टार्टिंग हुई है, और ये एमडीआई होते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं। और ये कुल मिला के कंट्री जो होती है, पूरे कंट्रीज वगैरह और जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह उनको फाइनेंसिंग वगैरह का काम करते हैं। इनका जो प्राइमरी गोल होता है एमडीआई का, वो होता है ग्रांट करना लो कॉस्ट लोन, तो सस्ते लोन प्रोवाइड करना, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करना कंट्रीज के अंदर, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। उसके बाद ट्रेडिशनली एन इनिशिएटिव फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज का एक इनिशिएटिव था, और बहुत सारे ऐसे बैंक है। बाद में फिर डेवलपिंग कंट्रीज ने भी खुद के एमडीआई बना लिए हैं, लाइक एनडीबी के इसका एक उदाहरण है, और एआईआईबी, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी इसका एक एग्जांपल है। उसके अलावा कुल मिला के ये करते क्या है, हेल्प करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज टू फंड कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इन सबको इंश्योर करने की बात करते हैं। कुछ कुछ मेजर जो क्या है, मेजर ग्लोबल एंड रीजनल एमडीआई की यदि बात करते हैं, तो एक तो वर्ल्ड बैंक है, मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ मेजर ग्लोबल एंड रीजनल एमडीआई, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ग्रुप्स। तो इसमें एक तो आ जाता है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, दूसरा रहता है आपका आईएमएफ, में थोड़ा बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर वो वाशिंगटन के अंदर है, डीसी के अंदर। उसके बाद है जो आपका आईएमएफ आ जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में 1944 में बना है। और वर्ल्ड बैंक है जो अपने आप में 4-5 चीजों को इंक्लूड करता है, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडी और मीगा। अभी ज्यादा अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक होता है अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक, ये कब बना है? 1972 में बना है, और 81 मेंबर्स है इसके, और आईएमएफ के 190 मेंबर्स है, और वर्ल्ड बैंक के भी अराउंड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेंबर्स हैं, ठीक है, 189, 185 अलग अलग। एशिया डेवलपमेंट बैंक में 68 मेंबर्स हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 हैं। अभी एक्सटेंशन इसका हो रहा है एनडीबी का, अभी एक्सटेंशन के बाद हो गए हैं 8, ठीक है, पहले तो 6 ही थे। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 103 है, ठीक है, एआईआईबी के 2016 में बनाया, एनडीबी 2014 में बनाया। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक दीज बैंक्स। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इन बैंक्स की, यदि देखा जाए कंट्रीज लाइक इंडिया के लिए, तो भाई ये फाइनेंसिंग का काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट का काम करते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में आया था, जब लाइसेंस कोटा राज खत्म हुआ था, उस टाइम पे इन लोगों ने काफी हेल्प की थी, और हमें फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया में कंस्ट्रक्शन वगैरह, रोड वगैरह, सड़क वगैरह, रेलवे वगैरह, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर, पॉवर्टी, एजुकेशन वगैरह में, पॉवर्टी रिडक्शन वगैरह में, सब में इंटरनेशनल कॉपरेशन, इन सब में काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं। और काफी हद तक अभी जो वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर इंडिया और फ्रांस की हेल्प भी कर रहा है, मतलब फाइनेंसिंग वगैरह के अंदर।
लेकिन कंसर्न्स क्या हो सकते हैं इसकी वजह से इंडिया को? तो इसमें वो क्या होता है कि डोमिनेंस है डेवलप्ड कंट्रीज का, तो इसमें क्या है डोमिनेंस होता है डेवलप्ड कंट्रीज का, तो इस वजह से फंडिंग वगैरह में काफी ज्यादा अपनी सॉवरेनिटी को भी ताक पे रखना पड़ जाता है। इसी भी काफी बार मतलब कुछ क्लॉज होते हैं जिनमें कि कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने की बात करते हैं, तो ऐसे में सॉवरेनिटी वगैरह काफी बार डाउन हो जाती है। उसके बाद इंपोजिशन ऑफ कंडीशंस, काफी सारी कंडीशन है जिसमें भी ये लिखा गया है। पर्पज ऑफ हेल्प जो होता है वो बताया गया है कि इनका पर्पज ऑफ हेल्प तो शुरू में तो बताया जाता है कि भाई सोशल अपलिफ्टमेंट वगैरह और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन वगैरह होता है, लेकिन अभी भी देखो पोवर्टी एलिमिनेशन वगैरह होता है, पोवर्टी का एलिमिनेशन वगैरह। लेकिन एक्चुअलिटी तो ये है कि अभी भी अफ्रीका वगैरह में इतना टाइम होने के बाद भी पोवर्टी एलिमिनेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये पर्पस फुलफिल कर रहे हैं? क्राउडिंग आउट प्राइवेट फंडिंग। तो एक्चुअली में क्या होता है कि प्राइवेट फंडिंग को क्राउडिंग आउट कर सकते हैं, काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं, तो फिर प्राइवेट फंडर्स जो लगा सकते थे वो नहीं लगा पाते उस जगह पैसा, तो ये क्राउडिंग आउट हो जाता है प्राइवेट फंडिंग का। और फिर ट्रांसपेरेंसी वगैरह इनके अंदर है नहीं, खुद ही ये खुद का रेगुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज का इनके ऊपर पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होता है, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं रहती है, तो इस वजह से नहीं क्रिटिसाइज किया जाता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि अभी कोविड-19 में काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने मतलब इनकी हेल्प से बनने वाला है, काफी हेल्प करने वाले हैं। लाइक 2008 के अंदर जब क्राइसिस आया था तब भी 222 बिलियन डॉलर की हेल्प इन्होंने की थी। तो अभी इसके अंदर आईएमएफ के अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी 650 बिलियन के अवेलेबल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो ये सब चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर को पोस्ट कोविड एरा में बूस्ट करने में काफी हेल्प कर सकते हैं, तो इनको अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन इनका किया जा सकता है। और उसके अलावा थोड़ी इनकी और स्ट्रेंथनिंग की जाए, इनको और डाइवर्सिफाइड किया जाए, थोड़ा सा और इनका रेगुलेशन हो तो और ज्यादा बेटर होगा। और यही सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। और इससे रिलेटेड जो न्यूज की यदि बात की जाती है थोड़ी सी कि क्या जो आईएमएफ है, सॉरी, इनसे रिलेटेड न्यूज है क्या कोई एमडीआई से रिलेटेड, तो इसमें तो यही बताया गया है कि अभी तालिबान को एक्चुअली में जो आपका एवर सिंस तालिबान ने जब से अफगानिस्तान को में एंट्री की है, और ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है उसकी मेंबरशिप के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आईएमएफ ने तो मना कर दिया है कि हम तो नहीं देंगे इनको, हम तो अलाउ नहीं करेंगे, एंगेजमेंट नहीं है हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई भी। और तालिबान के आने के बाद से तो उनको हटा दिया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग को रोक दिया है तालिबान अफगानिस्तान को, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी बिल्कुल इनको रिकॉग्निशन नहीं दिया है ना। और उसके बाद सार्क ने भी, पाकिस्तान एक केवल ऐसी कंट्री है जो कि बोल रही है कि इनको बिल्कुल इंक्लूड करो, आप इनको एक स्टेटस दो, और सभी कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अब इसी के संदर्भ में हम ये देख लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें क्या किसी को ऑमिट किया जा सकता है, किसी कंट्री को बाहर निकाला जा सकता है? और निकाला जा सकता है तो किस किस में प्रोविजन है निकालने का और किस में नहीं है? तो पहले हम यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन के आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ है कि यदि जनरल असेंबली चाहे तो एक्सपेल कर सकती है किसी भी कंट्री को, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी यदि रिकमेंड करती है, तो ये आर्टिकल 6 में लिखा गया है, ठीक है। यदि कोई भी वॉयलेट करता है ना, ये कोई भी कंट्री वॉयलेट करती है, परसिस्टेंट वॉयलेट द प्रिंसिपल रिफ्लेक्टेड इन यूएन चार्टर, तो यूएन चार्टर में जो प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट किए गए हैं उनको यदि कोई कंट्री ब्रेक करती है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 5 के अंदर क्या लिखा गया है? आर्टिकल 5 के अंदर भी यूएन मेंबरशिप से निकाला जा सकता है, सस्पेंशन हो सकता है इसके अंदर, आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 6 में बाहर निकाल देंगे। और उसके अलावा भी आईएमएफ का कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि जो आईएमएफ के क्राइटेरियाज हैं, आईएमएफ की जो चीजें उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको कंपलसरी विड्रॉवल किया जा सकता है उसका, उस कंट्री को वहां से बाहर निकाला जा सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है, एक्सपल्जन किया जा सकता है, यदि कंट्री फेल होती है ऑब्लिगेशन अंडर द आईएमएफ आर्टिकल्स। पर ऐसी कौन सी कंट्रीज है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर ये चीज नहीं है? लाइक सार्क के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सार्क के अंदर बाहर नहीं निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो और ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें बाहर नहीं निकाला जाता, उसके लिए भी एक्चुअली में जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने एक प्रोविजन किया है। उन्होंने बोला है, एक प्रिंसिपल लेके आए हैं वो, रिपार्शन ऑफ इंजरीज केस, रिपारेशन रिपेरेशन ऑफ इंजरीज केस। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है तो बाहर निकाल सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन भी आपस में कंट्री से, ठीक है। यदि कोई कंट्री एंटी डेमोक्रेटिक हो जाती है एकदम से, ठीक है, या फिर तो इसी बिहार पे माली को सस्पेंड किया गया था, माली और नाइजर को 2010 में जब उनमें कू हुआ था। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन से माली और नाइजर को निकाल दिया गया था ऑन बिहाफ ऑफ की डेमोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक यदि कोई कंट्री रहती है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन यदि कोई कंट्री करती है, तो इस बिहाफ पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन सस्पेंड किया था फिजी को 2009 के अंदर। और इसी तरह से ही कोई कंट्री जो होती है वो आर्म अग्रेशन वगैरह करती है। तो अब हम इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट जो छोटी छोटी न्यूज रही है उनको खत्म करके, और ये दोनों टॉपिक ही खत्म कर देते हैं तुरंत, हम इसको खत्म करते हैं, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज न्यूज रही है वो रही है पहले तो अफगानिस्तान की कंसर्न्स, यूनाइटेड यूएनएस रेजोल्यूशन आया है एक, जिसको की कंसर्न का रेजोल्यूशन है अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो इंडिया भी, आपको पता ही है कि जो यूनाइटेड ये यूएनएससी है उसका अभी इंडिया क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है। अभी अभी हमारी वहाँ पे मेंबरशिप चल रही है। कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है, कुछ कोई बोलेगा, कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी, कोई पॉइंट रखना हो तो कर सकते हो, फिर मैं 2 मिनट बाद बोलता हूँ। हमने इससे पहले क्या है, मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता, बस कुछ थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ जो मैंने समझा, जो आपने बताया है। ये एक तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे जो वर्ल्ड बैंक होता है वो कंसेशनल एंड नॉन कंसेशनल लोन्स देता है, और जो आईएमएफ होती है जैसे ये पॉलिसी रिलेटेड, जैसे प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा इन द टाइम ऑफ 1991, जब हमने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज किया था, उस टाइम भी जो आईएमएफ है उसने एक तरह से पॉलिसी रिफॉर्म के तहत तो लोन प्रोवाइड किया था। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मतलब डिफरेंट जो एमडीआई ने इंडिया के परस्पेक्टिव में, जो आईएमएफ ने स्पेसिफिकली इन दी टाइम 1991 में जो एज अ रिफॉर्म, पॉलिसी रिफॉर्म के रूप में मदद करी की थी।
ओके ऋषभ, तो तुमने बताया कि IMF ने हेल्प की थी लिबरलाइजेशन के टाइम पे इंडिया की, जब हम लाइसेंस राज को खत्म कर रहे थे और प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन लेके आ रहे थे, और काफी सारा फाइनेंशियल क्रंच हमारे पास था और हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बिल्कुल किनारे पे खड़े हुए थे। उस टाइम पे IMF ने आके हमारी हेल्प की थी, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा इस लास्ट पॉइंट को पढ़ते हुए। तो यूएनएससी जो रेजोल्यूशन है जिन्होंने की कंसर्न मतलब कि जो आया है वो क्या आया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी रेजोल्यूशन 2593 अडॉप्ट किया है। याद रखना है रेजोल्यूशन 2593 किससे लेकर आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन। तो इसको अभी चेयर कौन कर रहा है? इंडिया एज एज चेयर एंड स्पॉन्सर्ड बाई फ्रांस। इंडिया भी चेयर कर रहा था जब वो पूरी यूएनएससी की जब मीटिंग चल रही थी तब। अभी यूएन 30 मेंबर जो होता है उन्होंने वोटिंग की है इन फेवर, है ना, और किसी ने भी अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की है किसी चीज के। जो रेजोल्यूशन यूएनएससी 2593 है उसके ऊपर। इसमें कंसर्न क्या रशिया और चाइना ने क्या बोला है एक्चुअली में, उन्होंने एक्सटेंड रखा अपने आप वोटिंग से इस रेजोल्यूशन के अंदर। और उन्होंने बोला कि इसमें आपने इस्लामिक स्टेट को इंक्लूड नहीं किया, और जो 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 ईस्टर्न टर्किश इस्लामिक मूवमेंट है ETIM उनको इंक्लूड नहीं किया, और आपके उइगर जो मुस्लिम्स है उनको आपने इंक्लूड नहीं किया। तो उन्होंने इस वजह से अपने आप को एब्सेंट रखा है, उसमें वोटिंग नहीं किया, एब्सटेन रखा है एक्चुअली, है ना। तो ये प्रोविजन था। रेजोल्यूशन याद रखना है 2593। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? की कंसर्न्स, ठीक है, की कंसर्न्स ऑन अफगानिस्तान। और इंडिया ने इसको हेड किया है, इंडिया ने इसको चेयर किया है, इस चीज को याद रखना है। और चाइना और रशिया ने अपने आप को वोटिंग नहीं की है इसके अंदर। इसमें क्या क्या की पॉइंट रखे गए हैं इस रेजोल्यूशन के अंदर वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान टेरिटरी जो है वो उसको यूज में नहीं लेना है, अफगानिस्तान टेरिटरी को यूज नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए, डराने के लिए या फिजिकल किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर शेल्टर के लिए, टेररिस्ट को, इसके लिए इसका यूज नहीं होना चाहिए। रेजोल्यूशन में साफ साफ इसको लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेसिफिक मेंशन इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड बाय यूएनएससी 1267। यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हो, इस तरीके की बात की गई थी, विच इंक्लूड द लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद। हाउएवर द रेजोल्यूशन डिड नॉट कंडेम द ग्रुपिंग। तो मतलब एक्चुअली में आपको यूएनएससी 1267 याद रखना है, जो कि लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद को टेररिस्ट ग्रुप से लिंक कर मतलब अटैच करने से लिंक था कुछ। वो इंडिविजुअल की बात को आप भूल जाओ, इंडिविजुअल टेररिस्ट की बात कुछ और है, उसको आप दूर रखो। इसमें आपको याद रखना है कि 1267 जो रेजोल्यूशन था वो लश्कर ए तैयबा और जो जैसे मोहम्मद है उसको कुछ मतलब टेररिस्ट ग्रुप घोषित करने से लिंक था। तो इसको भी आप हेल्ड रखने की इसमें इस बात की गई है। स्पेसिफिक मेंशन इंडिविजुअल टेरिटरी भाई, इसको क्या किया है, इसके बारे में कुछ बात बात हुई है। तो ये कुछ सब कुछ 2593 रेजोल्यूशन था, ये आप याद रखना। इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन इंश्योरिंग द passage of the resolution that brought international pressure on the state actors of the Afghanistan and highlighted specific the role of the Latin LAT and JEM। ये सब कुछ इसके अंदर है। अब इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो दी जाती है 2 इयर्स की टर्म्स के ऊपर, है ना, 2 टर्म्स मतलब दो साल के लिए दी जाती है। वो रीजन स्पेसिफिक है। अफ्रीका से 3 देश होंगे, आसिया से 2 देश होंगे, लैटिन अमेरिका में 2 सीटें हैं, वेस्टर्न यूरोप के अंदर 2 सीटें हैं, और यूरोप ईस्टर्न यूरोप के अंदर 1 सीट है, तो पूरे 10 हो जाते हैं। तो इस तरह से इंडिया को अभी 8वीं बार मिला है अपना ये पूरा मिला है प्रोजेक्ट करने का मौका। ठीक है, तो ये खत्म होता है। इसके बाद देखते हैं 21 जो मीटिंग हुई है अभी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, दोसांबे में, उसके बारे में देख लेते हैं। एससीओ को आपको पता ही है, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने आपको एक्सपेंड कर रहा है, ईरान को जो इंक्लूड करने के लिए जा रहा है। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 के अंदर फाउंड किया गया है संघाई के अंदर। और इसी से रिलेटेड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है इसकी, एक है ना, इसकी विंग कौन सी है, वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट टेररिस्ट वगैरह के थ्रू फाइट वगैरह में हेल्प करती है। और इस मीटिंग के की हाइलाइट्स क्या रहे हैं? इस मीटिंग के की हाइलाइट्स में भैया अफगानिस्तान हमेशा मेजर उसमें रहता है, तो इसमें भी रहा होगा। उसके अलावा ईरान को इंक्लूजन करने की बात कही जा रही है इसमें, मोरोबनी पार्ट ऑफ द, ताकि इसको और अच्छे से सेंट्रल एशियन मिडिल ईस्ट सिस्टम बनाया जा सके। इसके अंदर ईरान को इंक्लूड करने की बात भी हुई है। ठीक है, उसके बाद किया नहीं गया, शायद बात ही हो रही है अभी, आप लोगों को देख लेना इसको। फिर एससीओ समिट वाज फॉलोड बाय आउटरीच सेशन ऑफ द अफगानिस्तान बिटवीन, और इसमें फिर एससीओ और सीएसटीओ के बीच में, मतलब सीएसटीओ क्या है, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया लेड है, और एससीओ के बीच में कुछ एग्रीमेंट वगैरह बात बात हुई है इसके अंदर। और जो सीएसटीओ का मेंबर है वो भी आपको याद रखना है। सीएसटीओ मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया फेडरेशन एंड तजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल अपने आप को अलग रखता है। तुर्कमेनिस्तान जल्दी से किसी का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को, न्यूट्रल रखने की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो कभी किसी एग्जाम्पल में तुर्कमेनिस्तान आता है तो उसको मतलब कि हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सीएसटीओ के अंदर जो मेंबर्स है वो आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया फेडरेशन, रशियन फेडरेशन एंड तजाकिस्तान है। तो इन्होंने आपस में बात किया और ये सब कुछ रहा है। और जो हमारा अगली न्यूज है वो यही है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक जो फोरम है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कुछ नहीं है, एक रशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है ये। और ये होता कहाँ पे ये फोरम? ये व्लादिवोस्टॉक के अंदर, रशिया के अंदर हुआ है, और हर साल होने लगा है 2015 से। तो ये सब 30 नंबर का था। इसी के तहत इंडिया ने 2019 के अंदर अपनी ईस्ट एक पॉलिसी भी लेके आए थे, एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। इसके अंदर हमने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है रिसर्च के लिए, रिसोर्स रीजन के अंदर प्रोवाइड किया हमने डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन का, आपको याद रखना है। इंडिया एंडोर्स द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ग्लोबल कोविड-19 समिट। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे है नहीं, तो इसको हम ज्यादा नहीं देख रहे हैं। और वही है कि वो कोविड-19 समिट के ऊपर जो भी चीजें थी उनको इंडिया ने अपहेड किया है, और प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ बोला भी है। और इसमें वही जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वगैरह की बात है, वैक्सीन फॉर ऑल, वर्ल्ड है, सेव लाइफ है, अगेन अगेन ये सब बातें हैं। एंड देन फाइनली आपको आता है यूएस इंडिया जॉइंट लीडरशिप। एक दो न्यूज और बची हुई है, तो उसमें एक आता है यूएस इंडिया जॉइंट लीडरशिप स्टेटमेंट ए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड। तो ये जो है
यूएस और इंडिया के ग्लोबल गुड के लिए अच्छा क्रिएट करने के लिए पार्टनरशिप है, तो आपको याद रखना कि किसके बीच में ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड, यूएस और इंडिया की जॉइंट पार्टनरशिप है, आपको इस चीज को याद रखना है। और इसमें वही बात की गई है कि क्या क्या इसके की हाइलाइट्स है इस पार्टनरशिप के, तो इसमें प्रमोट करना है शेयर्ड इंटरेस्ट को इंडो पैसिफिक के अंदर, डेवलपमेंट करना है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का, क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर काम करना है, ठीक है। उसके बाद फाइट अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म करना है आपको, जिसके लिए यूएनएचसीआर 1267 जो आपका वो रेजोल्यूशन भी हुआ है। उसके बाद 5G 6G और अलग अलग जो सिक्योरिटी वगैरह सेमीकंडक्टर वगैरह इन सब चीजों के अंदर भी आपको काफी सारे एग्रीमेंट वगैरह करने की बात की है। फाइनली इसमें आता है कि इंडिया ने यूएसए साइन प्रोजेक्ट, इंडिया और यूएसए ने एक तो क्या कर लिया है, इंडिया यूएस ने जॉइंट लीडर स्टेटमेंट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड किया, और इंडिया और यूएसए ने साइन भी किया है एक प्रोजेक्ट फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं एएलयू एवी, उसके लिए इन्होंने इंडिया ने आपस में क्या किया है, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो होता है उसके अंदर एएलयू एवी आता है प्रोजेक्ट, और इसके अंदर दो प्रोजेक्ट है। और एएलयू एवी का नाम से पता चल रहा है आपको कि आपको क्या करना है कि जो अन एयर एयर लॉन्च व्हीकल्स है, अनमैन्ड एयर लॉन्च व्हीकल्स, उनके ऊपर आपको मतलब कॉपरेशन वगैरह करना है, आरडी करना है, आपस में बात करके कुछ साइन वाइन करना है एग्रीमेंट, ये सब कुछ है। इसके अलावा इंडिया और डिफेंस रिलेशन की बात कर ले, यूएस डिफेंस रिलेशनशिप की, तो 2016 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं बोल रहा हूँ जो 2016 के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स है मतलब यूएसए जो है, उन्होंने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टी पार्टनर का दर्जा दे दिया है, और जो इंडिया का स्टेटस है वो अपलिफ्ट कर दिया है इन्होंने, ठीक है, अपग्रेड कर दिया है, और ये टायर 1 स्टेटस इन 2018 दे दिया है इंडिया को। एंड बाद एलिवेटेड टू इसमें ट्रेड ऑथराइजेशन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टायर 1 स्टेटस 2018 के इंडिया को दे दिया है। 2+2 डायलॉग भी होता है इंडिया और यूएस की डिफेंस मतलब रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो 2+2 डायलॉग भी होता है इंडिया डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, इंडिया और अमेरिका में, यूएसए में। इसके अलावा डिफेंस में क्या हुआ, इंडिया है साइन फॉर फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट ऑफ विद यूएसए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल ये डिफेंस एग्रीमेंट है इंडिया की, इनको आपको याद रखना है, डिफेंस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रेक के लिए मेंस के लिए, दोनों के लिए। तो पहला जो एग्रीमेंट है वो है जीएसओएमआईए, जो 2002 में मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए साइन किया गया था। इसका पूरा फुल फॉर्म होती है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जीएसओएमआईए। दूसरा होता है लिमोआ, जो 2016 में आया है। लिमोआ के अंदर क्या करना है, उसमें तो जीएसओएमआईए में तो आपने मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की थी, इसके अंदर आपको क्या करना है, अदर्स मिलिट्री बेस, एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज में लेने की बात चल रही है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसका फुल नाम है, एलईएमओए। जो कॉम का था 2018 के अंदर आया है, इसका पर्पज जो है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू मिलिट्रीज, सेल ऑफ हाई हैंड टेक्नोलॉजीज टू इंडिया। तो मतलब दो मिलिट्रीज के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी होगी और हाई हैंड टेक्नोलॉजी इंडिया को मतलब कि क्या की जाएगी इसके थ्रू बेची जाएगी। तो इसका फुल फॉर्म कौन का आता है, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और लास्ट आपका जो आता है बैका, जो 2020 के अंदर आया है, 2002, 2016, 2018, 2020। 2002 में आपका जीएसओएमआई है, 2016 में एलईएमओ है, 2018 के अंदर कॉमकासा, 2020 के अंदर आपका बैका। तो जो 2020 में बैका आया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये इसका पर्पज क्या है, हाई मतलब शेयर करना है हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक एंड जियो स्पेशियल मैप्स, इन सबको शेयर करना है। तो इसी के साथ हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं। अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करने जा रहा हूँ।